आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो आने वाले दिनों में हॉट टॉपिक बनने वाला है। हमको पता नहीं है कि इवन एक सिंगल अगरबत्ती कैन गिव यू एक्सपोजर ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 सिगरेट्स। तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये सारे जगह पे, तो उसके डस्ट पार्टिकल से भी हमें इफेक्ट करेगा। और नाउअडेज वी आर सीइंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपिंग एस्थमा। मैं शॉक हो गई थी जब मुझे डायग्नोज हुआ कि निमोनिया आपको है, तो फिर मैंने मुझे कैसे हो सकता है। यू नीड टू कीप अ वॉच ऑन योर एयर क्वालिटी। तो एस्थमा इज़ अ वेरी कॉमन एंटिटी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। स्मोकिंग से कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है और कितने, मतलब अगर कोई बंदा छोड़ना चाहता है या बंदी छोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से वो सिगरेट को छोड़े। गिव मी टैबलेट्स rather than giving inhalers। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान कोई आसपास में पी रहा है, पैसिव स्मोकिंग उसके साथ हो रहा है, तो उसका एक लेडी को और उसके आने वाले बच्चे पे कितना अफेक्ट करेगा। These are the common remedies which we can do at home। वीपिंग आती है और एक हर्बल सिगरेट की बात आती है। 2 टाइप के अलग सिगरेट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो ये क्या ये सही है? So they are more prone at getting a pneumonia or getting having a worsened pneumonia or complicated pneumonia। गैस पे जो खाना बनता है उससे जो मीथेन गैस से जो बन रही है हमारी गैस जो जल रही है, तो उसमें जो इनहेल हो रहा है उससे भी होगा। लोग जब सोते हैं तो बहुत तेज़ खराटे की आवाज़ आती है, तो क्या वो भी एक लंग प्रॉब्लम का साइन है? So these are different types of allergies। But the ultimate reason is there is no single definitive treatment for allergy। किन किन सिचुएशन में हमें लंग ट्रांसप्लांट तक की जाने की ज़रूरत पड़ जाती है? ये जो लंग ट्रांसप्लांट होता है यूजुअली अवेलेबल होते हैं लंग्स हमारे पास, कि कैसे उसको मैनेज कैसे किया जाता है? लंग्स पे कैसे अफेक्ट करता है कोविड-19 का? यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि आप बिना वेंटिलेटर नहीं रह सकते। लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी वो सक्सेस नहीं होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं। तो वो उनमें क्या ऐसा देखा जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है? हम टीबी को अगर समझे तो कैसे समझ सकते हैं और इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? यूजुअली उनका चांसेस ऑफ हैविंग अ डेथ इज विद इन 2 years। ये पर्टिकुलर उस पर मेंशन रहता है, उस पैकेट में मेंशन रहता है कि आपके लंग डिटॉक्स के लिए ये हर्बल यूज़ कीजिए, टी के रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो क्या ये वाकई फ़ायदा करता है? वही चीज़ आपको, वही दवाई आपको इनहेलर में दे रहे हैं, तो उसका डोज हमारा ऑलमोस्ट 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स कम हो जाता है। ये लंग जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें एक लंग को ट्रांसप्लांट करते हैं कि दोनों को करते हैं? These are the common preventive measures you can implement in your routine life। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल केंद्रे, पुणे के एक जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट, और सबसे खास बात वो पुणे के एकमात्र डॉक्टर हैं जो लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। आज हमने डिस्कस किया लंग क्यों इन्फेक्टेड हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन और स्मोक हमारी लंग्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कब लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और ये प्रोसीजर कैसे काम करता है, डोनर कैसे डिसाइड होते हैं, हम अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इन सभी इश्यूज़ पे डॉक्टर राहुल ने डिस्कस किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जानकारी मिल सके। वेलकम सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू पॉडकास्ट में। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो आने वाले दिनों में हॉट टॉपिक बनने वाला है। लंग सेफ्टी की बात करने वाले हैं हम। तो जिस तरीके से अभी पूरे देश में पॉल्यूशन की बात हो रही है, एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, उससे लंग डेफिनेटली हार्म करेगा, जो कि AQI दिल्ली का 295 है और मुंबई का 155, पुणे का 160 है। और जिस तरीके से ये AQI बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, तो हम इन सब से कैसे बचें, पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं हम? थैंक यू वीना जी फॉर हैविंग मी हियर। जैसे आपने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट का क्वालिटी असेस करते हैं, जो जैसे आपने बताया कि दिल्ली में इट इज़ गोइंग अराउंड 300 विच इज़ गोइंग इनटू अ सीवियर कैटेगरी ऑफ एयर पोल्यूशन। जी। और इवन इन मुंबई एंड पूना आल्सो
it is moderate to poor category. In some days we also see it is going above 200. In few of areas which are like central areas जो airport के पास है या फिर हमारा जो central शिवाजी नगर areas है पूना के भी, तो वहाँ पे भी even up to 240 ऐसे भी noted है अभी. So ultimately हमको there are many ways by which we can reduce this air pollution, some of which are controlled by government or by public health. But हमारे जो हाथ में है, क्योंकि एयर पोल्यूशन जैसे व्हीकुलर इमिशन से होता है, इंडस्ट्रियल से होता है, वैसे ही there is important role of indoor air pollution, which is controllable, which is in our hand. Because बहुत बार हमने देखा है कि किचन से जो आने वाले स्मोक रहेंगे, घर पे हम इंडोर स्मोकिंग करते हैं या इवन जो अगरबत्ती जलाते हैं, हाँ, या फिर हम पुराने ज़माने में वो जो धूप लगाते थे या मच्छर के लिए कछुआ झाप वगैरह वो सब यूज़ करते थे. ये सब एक दे आर काइंड ऑफ अ पोल्यूशन. एंड जब हम ये इंडोर एक्सपोज हो जाते हैं ये चीज़ों से, आई वुड टेल यू इवन हमको पता नहीं है कि इवन एक सिंगल अगरबत्ती कैन गिव यू एक्सपोजर ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 cigarettes. Okay. It is equivalent to smoking 4 to 5 cigarettes. It's very dangerous. हाँ. So मतलब जैसे हम बोलते हैं कि 1 घंटा आप ट्रैफिक में रुकोगे कहीं, तो विच इज इक्वलेंट टू अगेन 4 to 5 cigarettes. बट वो आपका एक्सपोजर जितना बाहर है उससे ज़्यादा अगर आप घर पे अगरबत्ती लगा रहे हो, इट इज इक्वलेंट टू दैट. सो विच इज़ इन आवर कंट्रोल. अगर हम ये चीज़ें अवॉइड कर सके तो विल बी डेफिनेटली सेफर. दूसरा ऑप्शन है व्हेन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ड्रॉपिंग, यू शुड स्टार्ट यूजिंग मास्क. मास्क में भी जो इम्पोर्टेंट है वो N95 मास्क, जो 95% ऑफ द पोल्यूटेंट्स को प्रिवेंट करता है इनहेल होने से. जो हम नॉर्मली हम देखते हैं अभी तो आफ्टर कोविड वी सी लॉट ऑफ न्यू N95 मास्क कमिंग, बहुत चीपर रेट में भी मिल रहे हैं, बट द क्वालिटी गेट्स अफेक्टेड. मेनी टाइम्स हमने देखा है कि जो ईयर से अटकने वाले मास्क रहते हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअल N95 मास्क. ओके. जो NIOSH जो ये है संस्था है US की, उन्होंने जो अप्रूव किया है, फिर उन्होंने टेस्टेड जो मास्क रहते हैं, दे आर यूजुअली दे विल गो बिहाइंड योर हेड, देयर rings will be go behind your head. और इसमें जो पोल्यूशन के लिए हम स्पेशली यूज करते हैं, they should have a wall. Okay. There will be a wall in front of the N95 mask. And this can be used even up to 2 to 3 days. You can use it continuously for 2 to 3 days. On the other side, जो हम ICU में या फिर जो हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, that is a non-wall mask, जिसमें वॉल नहीं होता है, and which is used only once in a day. मतलब एक ही दिन के लिए यूज कर सकते हैं आप, वो सेकेंड डे यूज नहीं किया जाता है. तो ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, और वो हम सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड यूजिंग मास्क बट दे आर यूजिंग इट इनकरेक्टली और यूजिंग अ इनअप्रोप्रिएट मास्क. तो वो भी हमको ध्यान देना है. दूसरा है घर पे हम बेडरूम्स में या फिर जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ऐसी जगह पे हम हेपा फिल्टर यूज़ करें, जिसे एयर प्यूरीफायर बोलते हैं. तो वो भी यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली जब एयर क्वालिटी अफेक्ट हो रही है. यू नीड टू कीप अ वॉच ऑन योर एयर क्वालिटी. जैसे हम ये देखते रहते हैं, हमारा ट्रेड से देखते रहते हैं, जैसे हमने डेली हमारा ट्रेड मार्केट वगैरह शेयर मार्केट देखते हैं, उसी तरह हमको एयर क्वालिटी भी देखना आज मैंडेटरी हो गया है डेली का. जब स्पेशली विंटर सीजन्स में जब एयर क्वालिटी अफेक्ट होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ पोस्ट दिवाली सीजन रहता है, जो विंटर में जो कोल्ड तैयार होती है, वो कोल्ड के कारण जो पोल्यूटेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट में, स्पेशली स्मोक है, पार्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं, जो विच वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज 2.5 माइक्रोन साइज. तो दीज पोल्यूटेंट्स कांट डिस्पर्स इन द एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज कोल्ड एनवायरनमेंट होने के कारण और उसके इट इज कवर्ड बाय हॉट वेदर आउटसाइड, इट गेट्स ट्रैप्ड इन योर ग्राउंड लेवल. सो हम अर्ली मॉर्निंग देखेंगे तो हमको स्मॉग दिखता है, हम जिसको बोलते हैं फॉग रहता है और प्लस स्मोक जो मिक्स हो जाता है, तो स्मॉग बोलते हैं हम, जिसके कारण हमारा विजिबिलिटी भी अफेक्ट हो जाता है. तो जो मॉर्निंग आवर्स में बहुत सारे लोग हमारे एल्डरली स्पेशली जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो आई वुड एडवाइज इन द लाइक मॉर्निंग आवर्स फ्रॉम 6 to 10 दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम वॉकिंग. दे कैन आइदर डू इंडोर लाइक ट्रेडमिल्स और दे कैन गो फॉर वॉकिंग मे बी इन द आफ्टरनून और आफ्टर 4 PM, which are slightly safer.
तो ये सब चीज़ें हम पोल्यूशन से प्रिवेंट हमको खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। जी, तो ये अगर हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि अगर हम ट्रैफिक पे भी रुकते हैं तो हम 3-4 सिगरेट जितना आप Correct. ले लेते हो डस्ट एंड पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के लिए हो जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये सारे जगह पे, तो उसके डस्ट पार्टिकल से भी हमें इफेक्ट करेगा? Exactly. So any kind of dust is a part of pollution. So it is going to affect, and that is the one of the reasons. जैसे ये अर्बनाइजेशन होने से या फिर जो बड़े सिटीज़ है यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, उस एरियाज में डेफिनेटली द AQI इज वर्सन जी। और अभी तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि दोज हु आर स्मोकिंग वही सिर्फ इफेक्ट होंगे जी। दोज हु आर नॉन स्मोकर्स दे आर ऑल्सो इन अ वे दे आर पैसिवली स्मोकिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम एल्डरली बट एकदम जब आप जैसे छोटे बच्चे हैं तब से यू आर स्टार्टेड स्मोकिंग इन अ वे। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बार अभी सिंस वी आर डूइंग ट्रांसप्लांट्स ऑल्सो एंड वी सी पेशेंट्स, मतलब जब हम ट्रांसप्लांट के लिए कोई पेशेंट के चेस्ट ओपन किया जाता है ऑपरेशन के लिए, तो जो लंग्स पहले जो रहते थे कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स में वो पिंक होना चाहिए, स्पेशली जब उनका एज कम है, बट इवन एट अ यंगर एज दोज हु आर इवन इन 30s and 40s वी कैन सी द लंग्स हैव बिकम ब्लैक. That is because of pollution. Even if they are females, those who are non-smokers also, but still the quality of lungs are getting affected because of the pollution. जैसे पहले में एक बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि मैं तो पीता ही नहीं हूँ सिगरेट, फिर भी मेरे लंग्स क्यों ख़राब हो गए, आज के डेट में मुझे लंग्स कैंसर कैसे हो गए। Exactly. तो वो जो डायलॉग है वो आज सिद्ध होता है कि आपको सिगरेट से ही नहीं होगा, आपके बहुत सराउंडिंग में बहुत ऐसे चीज़ है जिसके कारण आपको इफेक्ट कर रहा है। Exactly. तो कर ही रहा है। So हमको तो कॉमन we can remind our example of Mr. Yuvraj Singh, who was an athlete, who was a cricketer, and he was diagnosed with lung cancer. Okay. We hope that he is not a smoker, but still after having such a good lifestyle, if he can develop a lung cancer, so everybody is at risk. इसमें कुछ genetic भी reasons हो सकते हैं, but if you are getting exposed to such kind of pollution or if you are smoking, then definitely you are at risk. जी, तो अभी मेनली क्या क्या लंग प्रॉब्लम में देखे जा रहे हैं, कौन कौन से बीमारियां आ रही हैं लंग से रिलेटेड? लंग से रिलेटेड हम सब कॉमन देखते हैं, जो दमा बोलते हैं हम जिसको, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी। बहुत सारे कोई भी सांस फूलने वाली बीमारी को हम दमा बोला जाता है, बट उसका कैटेगराइजेशन है। जैसे कि यंगर एज में जो होता है उसको हम एस्थमा बोलते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा, जो विच इज़ अ टाइप ऑफ मोस्ट कॉमनली इट इज़ एलर्जी ड्रिवन। बहुत सारी एलर्जी होने से ये होता है और ये बच्चों से ही चालू हो जाता है। और नाउअडेज वी आर सीइंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपिंग एस्थमा, रीजंस बीइंग समटाइम्स दे आर लाइक अंडर डेवलप्ड, समटाइम्स मतलब प्री मैच्योर बर्थ होने से भी होता है। कभी कभी कुछ केसेस में जेनेटिक भी प्रीडिस्पोजिशन, जैसे कुछ किसी के फैमिली मेंबर्स में ऑलरेडी एस्थमा है तो दे आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एस्थमा। वन मोर थिंग इन नाउ वी आर सीइंग इज देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज हाइजीन हाइपोथेसिस। इफ़ यू सी, अगर कुछ सालों पहले जैसे हमारे बचपन में या फिर पुराने समय में बच्चे ज़्यादा खेला करते थे, बाहर जाते थे, दे वर गेटिंग एक्सपोज टू द यूजुअल डस्ट, यूजुअल गार्डन्स, जैसे उनका पोलन्स है, तो दे बिकम इम्यून टू इट। सो बट अभी नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड हाइजीन, आई कैन से at a younger age, starting at a younger age, and they are playing more of indoors, they are playing more safely. तो वो जो हाइजीन है, it can be one of the reasons for developing asthma in the future. Okay. Yes. So it's a hypothesis that even hygiene could be a reason for, if you are too hygienic, if you are not getting exposed to these kind of stuff in your childhood, then you becomes, because जब वो एक्सपोज होगा फ्यूचर में आपसे, कभी ना कभी आप वो एक्सपोज होंगे, तब आपको वो योर बॉडी विल स्टार्ट हैविंग अ रिएक्शन टू दैट, which we call it as a asthma. तो एस्थमा इज अ वेरी कॉमन एंटिटी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा टिल द टाइम दे बिकम वर्स। बहुत बार वो बहुत सीरियस कंडीशन में ही प्रेजेंट करते हैं,
जब अर्ली स्टेजेस में जब उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो वो बहुत बार होम रेमेडीज़ पे ही रिलाई करते हैं, बहुत बार वो डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते हैं. तो if I tell you the statistically almost in India itself we are having almost 3.5 crore asthmatics. Okay. हाँ, this is the number, official number. मतलब जो unreported होंगे तो इससे ज़्यादा रहने के chances है. The other common respiratory disease we see is a COPD, जिसको हम काला दमा भी बोलते हैं. Which is the difference in between asthma and COPD is usually asthma, as I said, it's a young age disease. Comparatively, COPD is a old age disease, which is because of exposure to pollutants, exposure to smoke. Even बहुत बार हमने रूरल एरियाज में देखा है कि जब फीमेल्स चूल्हे पे काम करती थी, which is called as non-smoking COPD. The most common reason for COPD is smokers. But बहुत बार non-smoking COPD is because of pollution or getting exposed to some kind of smoke, either by using chulhas और some other biomass जो जहाँ पे भी बर्न होता है. तो ये सब चीज़ों से भी कोई भी any kind of smoke fumes which you are inhaling, if it keeps on, if you keep inhaling or having this smoke for many years, your lungs will become stiff and we call it as either emphysema or a chronic bronchitis. Okay. So in this case it is different from asthma in a way that it is irreversible. हाँ, so इसको होने के लिए भी 20 से 30 साल लग जाते हैं. डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर. अगर कोई बंदा है जो दिन के अगर 20-30 सिगरेट पी रहा है तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव इट अर्लियर. ही मे हैव इट इन द 40s ऑल्सो. सिमिलरली कितना एक्सपोजर है उसके अकॉर्डिंगली आपका COPD कब होगा ये समझता है. और अगर जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज्ड है COPD होने के लिए, then it will occur early. Okay. The other common illnesses we are seeing is interstitial lung disease, which is also in general term we call it as a pulmonary fibrosis. Okay. या लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो हमने बहुत बार कोविड के टाइम में सुना होगा. बहुत सारे पेशेंट्स में कोविड होने के बाद वो ठीक होने के बाद भी उनको फाइब्रोसिस हो गया था. फाइब्रोसिस मतलब एक ऐसी बीमारी जहाँ पे आपके लंग्स की साइज छोटी हो जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं. उसकी जो लंग्स की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, वो कम हो जाती है. सादी भाषा में बोले तो उसको हम जो हमारा ये है फिल्टर है, लंग्स इज अ बायोलॉजिकल फिल्टर बेसिकली, और इसके जो बेसिक यूनिट्स है जहाँ पे वो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम अल्वेलाई बोलते हैं. तो वहाँ पे उस लेवल पे जब आपके फिल्टर पे एक सूजन आ जाती है उसको हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं. एंड इट्स अ इरिवर्सिबल थिंग. The concerning part is it can't be treated. Whatever medications we have right now, these are just to prevent or just to slow down the progression. You can't reverse this disease. So it's a very alarming thing. The reasons for getting a interstitial lung disease are again because of smoking, pollution exposure, many time exposure to organic dust. So mainly farms में जो farmers रहते हैं वो organic dust से expose होते हैं. बहुत बार urban areas में we are also seeing pigeons. Pigeons being one of the common threats, and because जो pigeons से जो उनकी जो ये रहते हैं ड्रॉपिंग्स रहेंगे या उनके जो कुछ फेदर्स रहते हैं, उनके जो ये है, बहुत बार पेशेंट हमको बोलते हैं नहीं हम सर हमारे घर पे तो नहीं है पिजन्स, बट हम जब ठीक से इंक्वायर करते हैं उनको तो वो बोलते हैं हाँ बालकनी में आके बैठते हैं कभी, या हमारे जस्ट विंडो के बाहर रहते हैं, विंडो के बाहर उन्होंने ये बनाया, उनका घर बना के रखा हुआ है. तो ये नॉट नेसेसरली दे शुड बी स्टेइंग विथ यू, नॉट नेसेसरली दे आर लाइक पेट्स. तो वो आप अगर बहुत बार आपके बालकनी सराउंडिंग्स में भी है जो हम कॉमनली देखते हैं आजकल, कोई भी सोसाइटीज में आप जाओगे तो इट्स अ मेनस. सो यू सी एवरीवेयर यू विल सी पिजन्स आर देयर. तो ये अगर सिर्फ आपके बालकनी में जाके फड़फड़ करके जा रहे हैं तभी भी वो आपको यू आर गेटिंग एक्सपोज टू देयर एंटीजेंस. And this exposure, if it keeps on, if it is recurrent over a period of time, you might develop hypersensitivity pneumonitis, which is a type of lung fibrosis. Okay. हाँ.
So then there are like other exposures, like if you are occupied with, if you are working in a chemical industry, if you are working in a where you can have some kind of respiratory hazards. These are again one of the reasons for developing a lung fibrosis. So these are the common illnesses we see which are non-infectious. In infectious part, in respiratory illnesses, we see commonly tuberculosis. TB is India is a TB endemic country. Yes. And now definitely with the government policies and the efforts from non-governmental organizations and good awareness programs, the number of TB patients which we used to see every year, it is decreasing, but it is still high. Statistically, it has been told that nowadays it is almost like 25 to 30 lakhs per year. New TB cases we find in India. And the more concerning part is the death rate of these TB. It is almost up to 3 to 3.5 lakhs per year, which is very high for any standard. It is going down, but it is still high. And other infections like जो common हमारे viral pneumonias होते हैं, then there are bacterial pneumonia. These are again a type of lung diseases which we see commonly. Yes. तो अभी अगर अस्थमा की हम बात करें तो अभी मेरे एक फ्रेंड सर्कल में एक को है, छोटी सी बच्ची है, 3 और 5 के बीच में होगी, उसको डायग्नोज हुआ है अस्थमा। और वो हर टाइम उसको सर्दी खांसी कफ होते रहता है। उसको पेट्स अलाउ नहीं है कि घर में आप रखो, उसके पास जाना नहीं चाहिए, बहुत सारे चीज़ है। तो ये जो इतने छोटे बच्चों में हो रहा है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि मेरे बच्चे में अस्थमा भी हो सकता है। वो कफ समझते हैं, लेकिन हमें डॉक्टर के पास जाके कंसर्निंग दिखाना चाहिए कि अस्थमा हो सकता है या नहीं हो सकता। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी है और उसको अगर डायग्नोज हो सकता है तो ऐसे तो बहुत सारे, जैसे आप भी बता रहे हैं कि अर्ली एज में ही डायग्नोज हो जाते हैं, किड में भी हो जाते हैं। तो ये हम समझे कैसे? बड़े हैं तो कुछ सिम्टम बता सकते हैं, लेकिन छोटे तो नहीं बता सकते। तो हम कैसे समझे कि इनको अस्थमा की ओर हो सकता है, नहीं हो सकता है? A very important question, because we see lot of children coming to us. बहुत बार वो डिलेड बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद हमारे पास आते हैं। वीजिंग जिसे हम बोलते हैं, सांस की आवाज़ आना। नॉर्मली हम जब सांस लेते तो उसकी आवाज़ नहीं आती, बट सीटी जैसी आवाज़ आना सांस की, स्पेशली जब सोने जाते हैं तब ज़्यादा फील होता है क्योंकि सराउंडिंग्स आर साइलेंट, तो वो उसको हम वीजिंग करते हैं। बट इन केस ऑफ चिल्ड्रंस, सिंस देयर इम्यूनिटी इज स्टिल अडेप्टेबल और इट इज़ बीइंग, ये अभी तक बनी नहीं है, तो बहुत बार कोई भी एक्सपोजर से उनको दे कैन डेवलप वीजिंग, which is if it is like for few days, maybe 2 or 3 days, if it is lasting for few days, so there are frequent wheezers, the term called as the frequent wheezers in children. But if it is lasting for hardly 2 or 3 days, then we need not worry, and we can just consult your regular pediatricians, where they can just give you some nebulizations, bronchodilators, and it will be okay. But if यही चीज़ अगर आपको persistently हो रही है, महीनों हो रही है, आपको उसके बच्चे को खांसी continuous आ रही है, तो there is a possibility that he or she might be suffering from asthma. और अगर फैमिली में कोई प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब फैमिली में किसी की हिस्ट्री है, पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में है हिस्ट्री एस्थमा का, तो देन इट अगेन इज अ रिस्क फैक्टर टू डेवलप एस्थमा. So in such patients or in such children, the most important part is clinical examination. Based on our examination, we can assess and tell you कि she might be or he might be having a asthma. But अगर ऑब्जेक्टिवली टेस्ट किया जाए, क्योंकि हम जो कॉमनली जो टेस्ट की यूज़ करते हैं हम उसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या स्पायरोमेट्री, जिससे हम असेस कर सकते हैं कि वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा और नॉट एंड व्हाट इज़ द सीवियरिटी ऑफ इट इफ एट ऑल इट इज़ देयर. सो वो चीज़ बच्चों में पॉसिबल नहीं होता है. यूजुअली अबव एज ऑफ 8 to 10 years वी कैन गो फॉर अ स्पायरोमेट्री विच विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा. But in children, if we are strongly suspecting something like that and we are not able to confirm it, there is a test called as FeNO, जिसमें it can detect, which is easy to perform. They have to just exhale and we can assess the level of NO, and based on that we define whether they are having some kind of
hyper-reactive airways. So rather than calling it as asthma, we call it as a hyper-reactive area or bronchial hyperreactivity. So based on that, we can start treatment in smaller children if you are asking for 3 to 4 year old. So this is one of the tests which we can perform in smaller children. अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं ज़्यादातर इन्हेलर यूज़ करते हैं। बहुत सारों को देखा जाता है कि उनको ठीक से इन्हेलर यूज़ नहीं करने आता है, तो हमें कैसे, क्या राइट टेक्निक है इन्हेलर को लेने का, कौन सा सही होता है, इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए। सो इन्हेलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू आस्क्ड फॉर, क्योंकि इन्हेलर्स के बारे में इतने मिसकंसेप्शंस है, इतने मिथ्स है। अगर मैं किसी को, बच्चों को बोलूँगा या किसी इवन एडल्ट्स को अगर बताऊँगा कि दे नीड इन्हेलर्स, सो फर्स्ट उनका पहला रिएक्शन वो डर जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्यों है, मैं डिपेंड, उससे मैं उसकी मुझे आदत लग जाएगी, आई विल बिकम डिपेंडेंट ऑन दिस, आई डोंट वांट टू, यू गिव मी टैबलेट्स रादर देन गिविंग इन्हेलर्स, दैट इज व्हाट द यूजुअल रिएक्शन। बट फॉर द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू टेल दैट अगर कोई बीमारी जैसे एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, इस केस में इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रॉनिक डिसीज या फिर इट इज़ गोइंग टू बी अ रिकरिंग थिंग। तो हम, अगर आपको हर 10-15 दिन में तकलीफ हो रही है, एंड डेफिनेटली देयर आर टैबलेट ऑप्शंस जो हम टैबलेट से, इंजेक्टेबल से दे सकते हैं, बट दीज आर अगर आप कोई टैबलेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होकर वो ब्लड में जाती है। वो नॉट नेसेसरली सिर्फ लंग्स पे काम कर रही है या फिर आपके जो तकलीफ है वहीं पे काम कर रही है। ये जो ब्लड में जाने वाली टैबलेट्स है या फिर ब्लड में जाने वाली जो मेडिसिन है, इट विल एक्ट फ्रॉम योर हेड टू टो, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर योर बॉडी। तो ये जो मेडिसिन है दे कैन हैव साइड इफेक्ट्स इफ इट इज बीन यूज्ड रिकरेंटली, इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स। सो बहुत बार एलर्जी मेडिसिन, इवन अबाउट एलर्जी मेडिसिन जो हम कॉमनली देखते हैं, तो दीज आफ्टर फ्यू years of studies or few decades of studies, we can now say that they are harmful for your body, for your other organs. So the preferred option, the same thing which you are taking in a form of tablet can be given to you in a form of inhalers. So वही चीज़ जो हम डोज ऑलमोस्ट 100 to 1000 टाइम्स कम करके दे सकते हैं आपको, बिकॉज हम बाईपास कर रहे हैं जो हमारा गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब हम बाईपास करके अगर वही चीज़ आपको, वही दवाई आपको इन्हेलर में दे रहे हैं तो उसका डोज हमारा ऑलमोस्ट 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स कम हो जाता है। ओके। तो इसलिए यूजुअली आप देखेंगे उसका डोसेजेस तो दे आर इन माइक्रोग्राम्स कंपेयर टू द टैबलेट्स विच आर यूजुअली इन मिलीग्राम्स, सिरप और अ टैबलेट विच इज इन मिलीग्राम्स। So they are less in dose, and since they are going locally, there won't be much of absorption in your blood, and they can't harm your other organs. So keep in mind that they are safe, even if they are being used for long durations. आप 15 दिन भले यूज़ करिए, 1 महीना यूज़ कीजिए। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने सालों यूज़ किया है बट फिर भी उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन इज दे कैन हार्म यू, विच इज़ रॉन्ग। द अदर थिंग, द टेक्निक ऑफ इनहेलेशन, बहुत बार इनहेलर दिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेक्निक समझाई नहीं जाती है इनहेलर लेने का, क्योंकि जैसे हम मूवीज़ में या फिर टीवी पे देखते हैं कि वो इमरजेंसी अस्थमा का अटैक आ गया, उन्होंने एकदम से इनहेलर 2-3 बार पंप ले लिया एंड दे ठीक हो गए ऐसे। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रिलीवर इनहेलर्स एंड मेंटेनेंस इनहेलर्स। जो इमरजेंसी है तब आप रिलीवर इनहेलर ले सकते हैं, जब इमरजेंसी है तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं मुंह से, बट जब ये मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है या रेगुलर आपको जब डिसीज कंट्रोल करने के लिए लेना पड़ता है एस्थमा में या सीओपीडी में, उस समय उसको आइडियली इनहेलर शुड बी यूज विथ स्पेसर। So whenever you are starting an inhaler, you should ask your consultant or your doctor how you supposed to take it. Or there was a study done in a medical college. Unfortunately, even 90 to 95% of doctors didn't know how to take it properly. Okay. So nowadays, with the availability of YouTube videos, you can have multiple sources which can tell you a better way. Since I don't have that device with me, I can't show you right now, but
you can easily access, you can get access to these, and nowadays even pharma companies have provided videos to explain the proper technique for using these inhalers. Because बहुत बार अगर टेक्निक बहुत बार पेशेंट्स इनहेलर ले रहे हैं बट फिर भी ठीक नहीं हो रहे, महीनों के इनहेलर लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे, तो जब हम टेक्निक असेस करते हैं तब समझता है कि उनकी टेक्निक ही गलत थी. तो द इनहेलर इट इज गेटिंग वेस्टेड. बहुत बार वो मुंह में ही रह जाता है. अच्छा. जो लंग्स में जाना चाहिए वो लंग्स में नहीं जा रहा है, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो टेक्निक ऑफ इनहेलेशन इज अगेन इम्पोर्टेंट. सो डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इनहेलर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड. सो इनहेलर इज नॉट नेसेसरली जो हम देखते हैं पंप जैसा. कभी कभी वो रोटा कैप्स या कैप्सूल के फॉर्म में होता है, तो उसका लेने का तरीका अलग है. बहुत बार गलती से पेशेंट अगर उनको बताया ना जाए तो वो कैप्सूल भी खा लेते हैं विच आर सपोज टू बी इनहेल्ड. Then there is the option of nebulization, which are the if you see the medications in all these will be similar, but the delivery system is different depending on your situation, depending on your age, depending on your lung capacity. We prescribe these devices for your patient. अभी जो विंटर सीजन शुरू हो चुका है तो बच्चे में सबसे ज़्यादा कोल्ड कफ का शिकायत आता है और दूसरा होता है निमोनिया. हर दूसरा बच्चा निमोनिया से ग्रसित होता है. इवन अभी के टाइम में एक स्टडी में पाया गया कि बड़ों लोगों को भी बहुत ज़्यादा निमोनिया हो रहा है. कि अगर हाल में पिछले मंथ में मुझे हो गया था निमोनिया, तो मैं शॉक हो गई थी जब मुझे डायग्नोज हुआ कि निमोनिया आपको है. तो फिर मैं कही कि मुझे कैसे हो सकता है, बचपन से अभी तक नहीं हुआ है, मुझे अभी इस एज में कैसे हो सकता है. तो मैंने एक स्टडी देखा, पुणे का ही है, कि बड़े लोग में भी बहुत हो रहा है, बच्चे में हो ही रहा है. तो ये इतना ज़्यादा कैसे, संख्या कैसे बढ़ रही है, नंबर कैसे बढ़ रहे हैं इसके? आई वुड से कि विंटर, एक तो विंटर्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इवन फंगस है, ये सब का ग्रोथ बढ़ जाता है. बिकॉज कोल्ड एनवायरनमेंट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अदर रीज़न हम तो हाइड्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि ठंड लगने के कारण हम पानी कम पीते हैं. हाइड्रेशन कम होने से हमारा जो म्यूकस जो बनता है लंग्स में, या फिर हमारे जो सांस की नलियों में जो म्यूकस नॉर्मली बन जाता है, वो वो थिक होने लगता है या ड्राई होने लगता है, या फिर हमारे जो म्यूकस पैसेजेस है या फिर हमारा इवन नेजल पैसेजेस है वो ड्राई हो जाते हैं. तो जो विच आर लाइक आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और विच आर आवर फर्स्ट प्रोटेक्शन, जो कोई भी इन्फेक्शंस को अंदर ना जाने दे, जो जिनको वहीं पे रोका जाए, नाक में रोका जाए या फिर हमारे पैसेजेस में ही रोका जाए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस कम बनता है या फिर वो ड्राई हो जाता है. इसलिए वो उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते अंदर जाने से. और ये ऑर्गेनिज्म जब हमारे सांस की नलियों में से अंदर जाते हैं हमारे लंग्स में, मतलब हमारे अल्वेलाई है, वहाँ पे जाके जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो निमोनाइटिस इज नथिंग बट अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. ओके. सो ये जब वायरसेस है या फिर बैक्टीरिया है, जब हमारे लंग्स तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अगर वो ये करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम निमोनिया कहते हैं या निमोनाइटिस कहते हैं. तो जैसे आपने पूछा कि नॉट जस्ट इन चिल्ड्रन बट एडल्ट्स में भी ये हो सकता है. especially if you are diabetic, if you have other comorbidities, if you are smoking, if you have a history of alcohol consumption, so these becomes a risk factor to get pneumonia. But having said that, ऐसा नहीं है कि healthy लोगों में नहीं हो सकता है. Even healthy people can have it, because बहुत बार हमने देखा है कि जो viruses है, हर सीजन में there will be a new type of virus. जो कॉमन वायरसेस रहते हैं, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जिनका साल में 2 बार सीजन आता है या फिर पीक्स आते हैं, क्योंकि ये वायरस जब नई नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो म्यूटेट होके आएगा. सो जो वायरस 1 साल पुराना था वो अभी सेम नहीं रहेगा. जैसे हमने कोविड के टाइम देखा था कि हर कुछ दिनों पे वो नया वेरिएंट आ रहा था उसका. तो वायरस हैज अ टेंडेंसी ऑफ म्यूटेशन. इट गेट्स म्यूटेटेड एंड इट बिकम्स सो बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन आपका जो इम्यूनिटी है तैयार उस कोई वायरस के अगेंस्ट, वो काम नहीं कर पाता है. अच्छा. इवन इफ यू आर हेल्दी इंडिविजुअल, बट आपका अगर इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाएगा तो दैट कैन अफेक्ट यू, दैट कैन डेवलप निमोनिया. इसका मतलब हर एक आदमी को होगा क्या? तो नहीं. अगर कोई 100, इफ यू सी 100 पेशेंट्स गेटिंग इन्फेक्टेड बाय वायरस, most of them will have symptoms like cough, cold, common cold. They'll have fever for few days. They'll have headache, body aches, generalized weakness.
but some of them where the lungs are getting infected, we see pneumonia, which is diagnosed on a X-ray or based on the clinical examination. तो ये ऐसा नहीं है कि पुराने समय में नहीं होता था, बट बहुत बार वो डायग्नोस नहीं किया जाता था या डिलेड डायग्नोसिस होता था. आज के समय में विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सरेज इजीली, आई कैन से डेफिनेटली द डायग्नोसिस इज बेटर नाउडेज. तो ये कोल्ड और कफ जो होता है और निमोनिया, इन दोनों में एकदम बारीक सा अंतर है. तो फिर हम कैसे समझे कि हम निमोनिया के तरफ जा रहे हैं, ये कोल्ड कफ ही नहीं रह गया अब, तो ये कैसे हम समझ पाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हमको जब पेशेंट दिखाने आते हैं वो बोलते हैं मुझे तो सिर्फ 4-5 दिन से सिर्फ सर्दी खांसी था, इसलिए मैं दिखाने नहीं आया, मैंने घर पे ही सेट्रिजिन ले ली, कुछ तो दवाई ले ली, या होम में कुछ जो लगता है उनको काढ़ा ले लिया. बट फिर क्या होता है कि द डिफरेंस इन हैविंग अ नॉर्मल कफ एंड कोल्ड और विच इज वी कॉल इट एज एलर्जिक, ये हो सकता है या इट कुड बी सम अदर रीजंस. तो नॉर्मल कोल्ड विल नॉट हैव फीवर, यू वोंट हैव फीवर. जब आपको इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, तो आपका बॉडी फीवर के स्वरूप में वो एक्सप्रेस करता है. ओके. सो अगर आपको फीवर आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत थकान आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके पूरे बदन में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सो दीज आर द साइंस दैट यू प्रोबेबली हैज़ अ इन्फेक्शन. और अगर फीवर बार बार आ रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, then it is definitely an infection and you need to consult doctor as early as possible. This is important because अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके लिए जो वायरल एंटीवायरल्स अवेलेबल है अभी, एज इट इज़ बहुत कम वायरसेस के अगेंस्ट हमको ट्रीटमेंट अवेलेबल है. और वो भी अगर if it is given to the patient within 48 hours of getting a fever or getting a infection, I can say, जब ये हमको समझता है जितना अर्ली हम दवाई देंगे उतना अर्ली उनको रिस्पॉन्स आएगा. बहुत बार पेशेंट हमारे पास 5 दिन के बाद फीवर, 5 दिन से फीवर चालू है तब आते हैं. सो एक्चुअली देर इज नो, आई कैन से दैट इज इट वोंट बी दैट इफेक्टिव आफ्टर 5 days ऑफ फीवर. तो एंटीवायरल्स का रोल उसके बाद नहीं रहता है. तो as early as possible you need to consult a doctor. जैसे मैंने बोला कि कुछ पेशेंट्स में जब निमोनिया हो जाता है, और we have seen that normal healthy individuals में भी बहुत सीरियस हो सकता है. बहुत बार पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी लग सकता है, पेशेंट्स को इवन वेंटिलेटर भी लगा हुआ है. तो स्पेशली ओबेस इंडिविजुअल्स, दोज हु हैव अ सेडेंटरी लाइफ, तो they are more prone at getting a pneumonia or having a worsened pneumonia or complicated pneumonia. निमोनिया जब होता है तो मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, लेकिन अगर घर पे कुछ होम रेमेडीज़ के रूप में अगर हम लेना चाहें, और खासकर बच्चों के लिए अगर हम करें, क्योंकि हम पेरेंट्स बच्चे में ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और कोल्ड कफ होता है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो हम होम रेमेडीज़ के रूप में बच्चों के लिए या बड़ों के लिए क्या ले सकते हैं? सो एज आई सेड कि निमोनिया एक इन्फेक्शन है, तो उसको फाइट करने के लिए आपका इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए. इम्यूनिटी अच्छा होने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा. उसके बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस होनी चाहिए आपकी. और जब ऑलरेडी इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, यू शुड स्टार्ट डूइंग स्टीम इनहेलेशन. दैट विल हेल्प इन, आपका जो म्यूकस है उसको थोड़ा वो मॉइस्ट करेगा, जिससे वो बाहर निकलने में इजी हो जाएगा. अदर थिंग विच यू कैन डू इज गार्गल्स, आइदर विद अ सॉल्ट वाटर गार्गल और अ डिसइंफेक्टेंट गार्गल, जैसे हम बिटाडीन वगैरह यूज करते हैं. सो बहुत बार ये इन्फेक्शन हमारा थ्रोट से चालू होता है, तो अगर हमने अर्ली स्टेजेस में ही उसको डिसइंफेक्टेंट गार्गल यूज किया तो बहुत बार वो प्रोग्रेस ना हो और लंग्स में ना जाए, ये पॉसिबिलिटी होता है. So these are the common remedies which we can do at home. But if you are having fever and all, you should not risk just with home remedies. You should not just rely on home remedies. Okay. But minor symptoms है, you can have these options. ये एलर्जी किस किस फॉर्म में होती है? क्योंकि अभी एलर्जी भी बहुत फॉर्म्स में है, कभी खुजली होती है, कभी कफ होती है, कभी स्नीजिंग होती है, काफ़ी टाइप से होते हैं. तो ये एलर्जी क्यों होती है, किस किस फॉर्म में होती है, इसके बारे में? सो बेसिकली एलर्जी मतलब इट्स अ इम्यून रिस्पॉन्स. बॉडी का इम्यूनिटी हमारे कोई भी एक्सपोजर पे वो रिस्पॉन्ड करती है.
So immune allergy is a type of protective response we can say, but it's a over protective response. जरूरत से ज़्यादा वो डिफेंड करने का कोशिश कर रही है. जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी एक्सपोज होती है हमारे बॉडी से, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करता है. बट इन केस ऑफ एलर्जिक पेशेंट्स which is called as a hyper immune response. जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ अगर जैसे कॉमन डस्ट है या फिर कोई पोलन्स है which are not harmful directly to your body, but this your immune system may perceive it as harmful and it starts reacting to it escalated way. rather than हर एक का बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, बट अगर जो एलर्जिक पेशेंट्स है उनमें वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो जैसे आपने बोला कि इट कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. समटाइम्स अगर वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आ रही है वो एलर्जन, तो आपको खुजली होता है पहला. तो द बेसिक आइडिया ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज टू फ्लश इट आउट. जैसे ही आपके कांटेक्ट में आएगा उसको दूर करना है. बॉडी वांट्स टू टेक इट अवे फ्रॉम योर बॉडी. सो इम्यून सिस्टम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको खुजली होना चालू होगा ताकि आप खुजली करके उसको निकाल दे. वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है कभी कभी. अगर वही चीज़ अगर आपके नाक में जाएगा तो आपको छींकें आने लगती है ताकि वो एलर्जन निकल जाए नाक से. कभी कभी आपके नाक में म्यूकस बनने लगता है, नाक ब्लॉक हो जाता है ताकि वो एलर्जन अंदर ना जा पाए. वही एलर्जन अगर आपके थ्रोट में जाता है तो आपको खिचखिचाहट होने लगती है. आपको लगता है आप ऐसे थ्रोट क्लियर करने की कोशिश करते हैं. वही एलर्जन अगर आपके लंग्स में जाएगा तो सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती है ताकि वो अंदर ना जा पाए, जिसे हम ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी या एस्थमा के फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं. तो उसके कारण वीजिंग होना चालू हो जाता है, आपकी सांस में सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज, बट द अल्टीमेट रीजन इज योर बॉडीज हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स. इम्यूनोथेरेपी क्या है और इसको कैसे हम थेरेपी के रूप में ले सकते हैं? हाँ, so if you see the treatment options for allergies, there is no single definitive treatment for allergy. and ऐसा बहुत बार पेशेंट पूछते हैं हमको कि सर हम बहुत सालों से तकलीफ में है, आप ऐसा कोई दवाई दीजिए जिससे हम हमेशा के लिए ठीक हो जाए. तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ सिंगल बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस, क्योंकि इट्स अ रिकरिंग थिंग और हम इसके लिए मेडिसिन बार बार नहीं दे सकते हैं. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि दे हैव देयर ओन साइड इफेक्ट्स. प्रेफरेबली अगर कोई लोकल एलर्जी है, जैसे सर्दी वाली एलर्जी है आपको, तो हम लोकल नेजल स्प्रेज देते हैं. लंग्स वाली एलर्जी जैसे ब्रोंकाइटिस या एस्थमा है तो हम उसको इनहेलर्स दे सकते हैं. बट द अल्टीमेट थिंग इज द allergic reaction. So in some of our patients we do allergy testing. Those who are severely affected or those who have a very frequent allergies, उन पेशेंट्स में हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, विच इज़ द इन अ फॉर्म ऑफ स्किन प्रिक टेस्ट. सो जहाँ पे हम एलर्जन के ड्रॉप्स आपके स्किन पे रखेंगे, आइदर हैंड पे या बैक पे, और उसका रिएक्शन चेक करते हैं. तो देर आर लाइक hundreds ऑफ एलर्जन्स विच वी कैन असेस, जिसमें हम फूडबॉर्न एलर्जीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एयरबॉर्न एलर्जीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बहुत बार फंगल एलर्जी भी होती है विच इज़ अ वेरी सीवियर इफ इट इज़ अ फंगल टाइप ऑफ एलर्जी. सो ये सब एलर्जीज हम कंफर्म करने के बाद आइदर यू विल कम टू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू अवॉइड, जिससे आपके सिम्टम्स कम हो जाए. क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स को इवन हाइपर एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलर्जिक सिम्टम. एलर्जिक गैस्ट्राइटिस या एलर्जिक इसोफेजाइटिस बोलते हैं हम. बहुत बार पेशेंट बोलते हैं हम तो खाना नॉर्मल खाते हैं, सब टाइम पे खाते हैं, कुछ अनहेल्दी खा नहीं रहे, तीखा नहीं खा रहे, फिर भी हमको एसिडिटी क्यों होता है. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एलर्जी. सो अगर हम कुछ फूड्स आइडेंटिफाई करें कि जिससे आपको एलर्जी हो रहा है, और ये बहुत बार मिथ होता है कि दूध बंद कर दीजिए, दही बंद कर दीजिए, फ्रूट्स बंद कर दीजिए. अगर हर चीज़ आप बंद कर देंगे तो आपका न्यूट्रिशन अफेक्ट हो जाएगा, स्पेशली इन चिल्ड्रन. क्योंकि चिल्ड्रन में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि पेरेंट्स वो हर चीज़ बंद कर देते हैं उनका, तो देयर ग्रोथ विल गेट हैम्पर्ड. तो जब हम वो ऐसे एलर्जेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर स्पेसिफिकली आपको सही में कोई चीज़ का एलर्जी है तो ही आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन, जब कोई चीज़ें जैसे एयरबॉर्न एलर्जीज है जो बताने के बाद भी अवॉइड करना मुश्किल है, उन चीज़ों में स्पेशली पोलन्स है, डस्ट माइट्स है, फंगस है, जो हमको नॉर्मली दिखता नहीं है. यू कैन यूज़ मास्क, बट अगर वो इंडोर है तो वो मुश्किल है कि आप घर पे तो मास्क लगा के नहीं रह सकते हैं.
तो उस कंडीशन में हम इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन देते हैं. इम्यूनोथेरेपी इज the same allergen which you are allergic to will be given to you in a form of either injectable or sublingual drops. जबान के नीचे डालने वाले ड्रॉप्स होते हैं जो आप बेस्ड ऑन योर शेड्यूल आप डालते रहेंगे. सो इट विल बी एन एस्केलेटिंग कॉन्सेंट्रेशंस. इनिशियली आप 2 ड्रॉप डाल रहे हैं, फिर 4 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, ऐसे करते हम एस्केलेट करते जाते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी एस्केलेट करते जाते हैं. ओवर पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी गेट्स अडेप्टेड टू दिस एलर्जन एंड जो इम्यून रिएक्शन आ रहा था या इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा था वो ब्लंट हो जाता है, कम हो जाता है. तो you can be allergy free from those allergens if you have taken a immunotherapy. But the duration of immunotherapy usually is for few years also, 1 to 2 years at least. So this is one of the options for the unavoidable allergies you can consider. अभी के टाइम में अगर हम देखें तो लंग्स को ज़्यादातर इफेक्ट स्मोकिंग के द्वारा होता है. वो किसी भी फॉर्म में स्मोक आ सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द सिगरेट से ऐसा है कि अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ या कोई पी रहा है सिगरेट, वो तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है उसका बॉडी को, लेकिन पास में खड़े इंसान को भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है. तो स्मोकिंग से कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और कितने, मतलब अगर कोई बंदा छोड़ना चाहता है या बंदी छोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से वो सिगरेट को छोड़े, क्योंकि ये बहुत है कि भाई मुझे सिगरेट छोड़ना है पर छूट नहीं रही है, तो उससे कैसे कर सकते हैं हम? जैसे आपने बोला कि स्मोकिंग इज नॉट जस्ट हार्मफुल फॉर यू बट इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर नेबरहुड. मतलब आपके अगर घर में इवन बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज टू दिस सिगरेट स्मोक. अगर आप इंडोर स्मोकिंग कर रहे हैं, वी कॉल इट एज अ पैसिव स्मोकिंग, और सेकंड हैंड थर्ड हैंड स्मोक भी होता है. जो एक्टिवली स्मोक कर रहा है वो तो डायरेक्टली इनहेल करके वो अफेक्ट कर रहा है. सेकेंड हैंड स्मोक इज, अगर आप उसके बाजू में बैठे हैं तो वो जो स्मोक आ रहा है, वो जो छोड़ रहा है स्मोक, उससे आपको अफेक्ट होगा. थर्ड हैंड स्मोक इज, क्योंकि आप जब स्मोक करते हैं इंडोर, द स्मोक विल स्टे इन योर एनवायरनमेंट. दिख नहीं रहा है बट वो आपके, इट विल लिंगर इन योर एनवायरनमेंट, और you or your family members will keep getting exposed to these smokes. So this is definitely harmful for everybody in your home. And if you are willing to quit smoking, the first and foremost is your willingness, because आपको force करके वो stop नहीं किया जा सकता है. तो first, if you are willing to quit smoking, there are options like बहुत बार हम nicotine replacement options देते हैं. प्रिफरेबली अ पैच. बहुत बार हमने देखा है कि निकोटिन गम्स यूज़ करते हैं, तो निकोटिन गम्स की भी किसी से एडिक्ट हो जाते हैं. सो नाउ डेज वी प्रिफर यूजिंग पैचेस. सो निकोटिन पैच, डिपेंडिंग ऑन द level of addiction, depending on the number of cigarettes you smoke, we decide a dose of nicotine patch and we go on using it for few weeks. और जिसके कारण आपकी जो निकोटिन के कारण जो क्रेविंग होना है वो नहीं होगा. उसके लिए कुछ साथ में मेडिसिन भी है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज. कुछ ऐसे मेडिसिन है जिससे आपकी वो क्रेविंग ना हो, जो आपका साइकोलॉजिकल ये तैयार होता है उसके विड्रॉल से, जो ना स्मोक करने से जो आपको साइकोलॉजिकली फील होता है वो चीज़ कम हो, इसलिए कुछ मेडिसिन भी दिए जाते हैं. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिहेवियरल चेंजेस. आपके बिहेवियर में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़, अगर आप स्मोक करने की आपको मॉर्निंग की आदत है या फिर आपको चाय के साथ स्मोक करने की आदत है, तो आप वो थोड़ा चेंज करिए. टाइमिंग चेंज कीजिए, प्लेस चेंज कीजिए. बहुत बार हमने देखा है कि IT सेक्टर में जब वो लोग बाहर जाते हैं, खाने जाते हैं या चाय पीने जाते हैं, तो दे आर टेंड टू हैव अ स्मोक. दैट्स अ कॉमन थिंग फॉर देम. जी. तो वो एनवायरनमेंट चेंज कीजिए. वो जिन दोस्तों के साथ आप स्मोक करते हैं उनको कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए, उनको नहीं बोलना सीख जाइए. क्योंकि इनिशियली आपको वो इंसिस्ट करेंगे, बट अगर आप उनको ना बोल रहे हैं तो कुछ दिनों बाद वो भी मान लेंगे या आपसे सीख के वो भी कोई छोड़ दे. जी. तो आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. इफ़ यू आर विलिंग फॉर इट, usually it has been said that if you could quit it for few weeks, you can definitely quit smoking for long. Okay. एक इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आ रही है कि जब सिगरेट कोई पीता है तो अगर पास में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ये तो कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को या प्रेगनेंसी से पहले आप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान कोई आसपास में पी रहा है, पैसिव स्मोकिंग उसके साथ हो रहा है, तो उसका एक लेडी को और उसके आने वाले बच्चे पे कितना अफेक्ट करेगा? Definitely, it's a smoke has 7,000 type of chemicals.
तो देर आर कार्सिनोजेंस, देर आर मल्टीपल केमिकल्स which can affect not just us but also the child. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो ब्लड में जाती है हमारे, उसमें से कुछ केमिकल ब्लड में जाके वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं. स्मोकिंग के कारण बच्चों की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है. उनका जो ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण उनकी साइज़ बहुत बार वो छोटे हो जाते हैं या फिर स्मॉल फॉर मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे वो कम रह जाते हैं, अंडर डेवलप रह जाते हैं. तो these are common hazards associated with pregnant females who are getting exposed to smoke. एक सिगरेट का अगर बात करें तो वेपिंग आती है और एक हर्बल सिगरेट की बात आती है. 2 टाइप के अलग सिगरेट्स मार्केट में अवेलेबल है. तो ये क्या ये सही है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि बहुत लोग छोड़ने के पर्पज से वेप लेते हैं, तो वो क्या है? सो ये वैलिडली आपने जैसे बोला कि बहुत सारे लोगों को छोड़ना है, इसलिए दे गो ऑन फॉर रादर देन स्मोकिंग नॉर्मल सिगरेट्स, दे कंसिडर ई सिगरेट्स और वेपिंग जैसे यूज करते हैं, या इवन सम ऑफ देम ट्राई फॉर अ हर्बल सिगरेट कंसिडरिंग इट इज सेफर और इट इज हेल्दियर. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ हेल्दी सिगरेट और अ हेल्दी ऑप्शन for these, क्योंकि इवन इन केस ऑफ वेपिंग आपको टार नहीं इनहेल हो रहा है, बट देर आर अदर केमिकल्स. निकोटिन तो आप इनहेल कर ही रहे हैं, बट द अदर थिंग्स आर लाइक देर आर मल्टीपल पोल्यूटेंट्स और मल्टीपल केमिकल्स आर देयर इवन इन वेपिंग, स्पेशली लाइक फॉर्मल्डिहाइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो आप इनहेल कर रहे हैं एनीवे. एंड वेपिंग के बारे में आई कैन से दैट इफ इट इज़ नॉट मोर बट इट इज़ इक्वली हार्मफुल लाइक अ सिगरेट. सो ऐसा नहीं है कि वो सेफ है. और इसके बारे में जो स्टडीज़ है, इट इज़ गोइंग टू कम ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि दिस इज़ अ न्यू थिंग. जैसे सिगरेट के हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑलरेडी मालूम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने ये बहुत सालों से पिया है, तो हमको पता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स क्या होगा, कैंसर क्या होंगे, ये सब हमको पता है. बट वेपिंग का इतना अभी तक यूज़ नहीं, पता नहीं है हमको कि क्या होगा ओवर लॉन्ग पीरियड. सो बट इट इज़ द डेटा सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट मोर, बट इफ इट इज़ नॉट मोर बट इट इज़ इक्वली हार्मफुल लाइक अ सिगरेट. और हर्बल सिगरेट्स या फिर कुछ ऐसे लीव्स यूज़ किए जाते हैं, ओकरा लीव्स या समथिंग, ऐसे कुछ नई चीज़ें हैं कि जो विच आर बीन मार्केटेड एज अ हर्बल थिंग. बट एनी काइंड ऑफ स्मोक विच यू आर इनहेलिंग इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी. योर लंग्स आर नॉट सपोज टू इनहेल एनी काइंड ऑफ स्मोक. जैसे मैंने बोला कि इवन जो फीमेल्स हमारी चूल्हा जलाती है, सो एनी काइंड ऑफ स्मोक विल अफेक्ट योर लंग्स. So there is no thing called as a healthy cigarette. So you should refrain from every kind of smoking. तो इससे अगर चूल्हा से इतना हो रहा है, मतलब वो समझ रही हूँ कि मैं लकड़ी जलाने की बात कर रहे हैं आप, तो क्या गैस पे जो खाना बनता है और उससे जो मीथेन गैस से जो बन रही है हमारी गैस जो जल रही है, तो उसमें जो इनहेल हो रहा है उससे भी होगा? नहीं, उसमें डायरेक्ट स्मोक एक्सपोज नहीं होते हैं आप. क्योंकि इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू मतलब जो जला जाता है उसमें स्मोक नहीं प्रोड्यूस होता है. और इफ एट ऑल समथिंग यूजुअली नाउअडेज वी यूज चिमनीज आल्सो, तो उससे वो प्रिवेंट होता है और उसका जो एक्सपोजर है बहुत कम है कंपेयर टू अ नॉर्मल स्मोक जो ये बनता है चूल्हे से, जो बनता है लकड़ी जलाने से जो डायरेक्ट बनता है. इट इज़ डेफिनेटली सेफर. सो नॉर्मल गैस से नहीं बनेगा वो. तो क्या ये जो स्नोर जो होता है, लोग जब सोते हैं तो बहुत तेज़ खराटे की आवाज़ आती है, तो क्या वो भी एक लंग प्रॉब्लम का साइन है? हाँ. सो ये तो हम हंसी मजाक में ले लेते हैं कि कोई स्नोरिंग करना है, या फिर वो किसी को घर वालों को ऐसे लगता है कि जैसे एज गुड एज अ फटफटी चला रहा है, ऐसे बोल देते हैं कि ये तो रात में इनका चलता ही रहता है कंटिन्यूस ऐसे. तो वो हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं. बट स्नोरिंग can be a disease, especially if it is causing drop in your oxygen levels. So we call it as a obstructive sleep apnea. बहुत सारे patients में जब snoring is basically because your airway is getting obstructed somewhere. आपकी जो सांस की नली है आपके नाक के पीछे, आपके गले में, वो कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तभी वो स्नोरिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है. तो आइदर इट इज़ बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल रीजंस, कुछ आपका एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी होने से हो सकता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि ओबेसिटी, आप जब वेट गेन कर लेते हैं
तो वो फैट डिपॉजिट हो जाता है आपके जो सांस की नलियों में, और आप जब सोते हैं आपका टंग फॉल होता है, क्योंकि आप व्हेन यू आर रिलैक्स्ड योर टंग गोज बिहाइंड एंड इट ब्लॉक्स द जो भी पैसेज है, और अगर उसमें फैट डिपॉजिटेड है तो ऑलरेडी वो नैरोड पैसेज है, उसमें अगर टंग बंद कर देगा तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट you'll start having sounds, but at the same time if it is too severe, the oxygen levels, मतलब जो हवा के साथ ऑक्सीजन जाना है अंदर, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन का भी सप्लाई कम हो जाता है हमारे। तो इसलिए अगर देयर इज अ स्टडी कॉल्ड एज पॉलीसोम्नोग्राफी और इन सिंपल टर्म कॉल्ड एज स्लीप स्टडी। जब हम ये स्टडी करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में, तो हमको समझ में आता है कि उनका कुछ सेकंड्स के लिए, लाइक फ्यू सेकंड्स अप टू 10-15 सेकंड्स ऑल्सो, उनका ऑक्सीजन लेवल या फिर वो सांस ही नहीं ले पाते। ओके, हाँ, इट इज़ कॉल्ड एज एपनिया, मतलब वो सांस रुक जाती है उनकी कुछ सेकंड्स के लिए। तो दीज एपनियाज मतलब जब आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली जब 98-99 है, वहाँ से वो 90 के नीचे इवन 80-70 तक जाता है इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स, जिनको हमको कभी नहीं लगेगा कि मुझे ऐसे कुछ तकलीफ है, और उनको खुद में ये महसूस नहीं होता है। बट फिर कैसे समझेगा ये? तो जब ऐसे ये हमारा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होते रहता है, तो हमारा बॉडी जो है जितना रिलैक्स होना चाहिए वो सो नहीं पाता है, बिकॉज हमारा बॉडी इज अल्टीमेटली इट्स अ टाइप ऑफ अ मशीन, आई कैन से, कि अगर हम 24 घंटा जी रहे हैं, उसमें से हमारा बॉडी शुड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1/3, दैट इज एटलीस्ट 8 आवर्स हमारा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट 16 घंटा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जब हम नाइट स्लीप हमारी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने के कारण अफेक्ट होती है, आपके बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रेट होने लगता है जब आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है। इट इज़ एज गुड एज समबडी इज स्मॉदरिंग यू, किसी ने आपके मुंह पे हाथ रख दिया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए सांस नहीं ले पा रहे हो और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो जिस तरीके से आप बेचैन हो जाओगे, उसी तरीके से आपका बॉडी बेचैन रहता है ओवरनाइट। उसके कारण क्या होगा कि आपका जो इफेक्टिव स्लीप है वो हो नहीं पाएगा। भले ही आप सो रहे हो 8 घंटा, आप उठ नहीं रहे हो, बट फिर आपका जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा नींद खत्म ही नहीं हुआ। भले 8 घंटा सोए फिर भी लगेगा कि सर दर्द हो रहा है, दिन में लगेगा और सो जाऊं, 8 बजे उठे फिर भी लग रहा है 11 बजे सो जाऊं फिर से, दोपहर में बैठे बैठे कुछ काम पेपर पढ़ रहे सो नींद आ रहा है, टीवी देख रहे नींद आ रहा है। एक्सेसिव डे टाइम सोमनोलेंस, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अगर नींद आ रहा है दिन में, बहुत बार जैसे मैंने बोला कि एड्रेनलिन बढ़ता है हमारे बॉडी में, उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, विच इज़ सपोज टू बी नॉर्मल ड्यूरिंग रेस्ट। वो बढ़ने से आपका यू विल डेवलप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वो भी इन सच केसेस द हाइपरटेंशन इज़ वेरी रेजिस्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप दवाइयाँ ले रहे, 2-3 तरीके की दवाइयाँ ले रहे, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं हो रहा है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज़ अ कॉमन रीज़न फॉर गेटिंग अ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। So these all things we have to keep in mind if you are having excessive somnolence, if you are having hypertension. Sometimes these patients present to us क्योंकि ये जैसे मैंने बोला इसके we are unaware of this, और it has been said that almost we can say around 10% of population has this type of obstructive sleep apnea. Okay. Just to give my own example, in my family, my father. So he wasn't much obese, but he had a history. He developed a transient ischemic attack. We call it a छोटा सा stroke हो गया उनको. He was a healthy individual. He was doing regular exercises. He never had any addictions. Then he never had any other reasons. But suddenly जब stroke हुआ तब हमने investigate किया. And when I started doing my post graduation, I came to know that he was suffering from obstructive sleep apnea. Okay. And we used to laugh about his snoring. हमने कभी सीरियस नहीं, किसी ने भी नहीं लिया। नहीं। He was a well educated person, but कभी भी ये दिमाग में नहीं आया। But जब इवेल्युएट किया कि क्यों हुआ ये उनको, स्ट्रोक होने का रीज़न क्या है या ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीज़न क्या है, तब हमको समझा कि he was suffering from obstructive sleep apnea. फिर उसका ट्रीटमेंट हमने चालू किया। नाउ ही इज़ फिट एंड फाइन फॉर लास्ट 10 years. सो बहुत बार पेशेंट्स हमको प्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्ट हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आते हैं, तब समझता है कि दे वर सफरिंग फ्रॉम दिस। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज एज हार्मफुल एज अ डायबिटीज और अ ब्लड प्रेशर। मतलब जैसे डायबिटीज के कारण पेशेंट्स में हार्ट अटैक हो सकते हैं, वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण भी हो सकते हैं। और इट्स द मोर हार्मफुल इज बिकॉज हमको पता ही नहीं है कि ये है हमको।
तो ये कैसे पता चलेगा कि स्नोरिंग तो हर आज के टाइम पे हर दूसरे बंदे को है, और अगर मैं अपने भाई को ही लूँ, वो ऐसा स्नोर होता है उसका कि वो सोए तो पूरा घर को पता होता है कि वो उस जगह पे ही है और वो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा होना या फिर नॉर्मल ही होना कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हमको हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है इसके कारण, तो ये कैसे है? सो अगर आप सिर्फ विजुअली देख के अगर ये करना है तो आपको बहुत बार इनके स्नोरिंग के जो एपिसोड होते हैं तो एकदम से लाउड स्नोर करते हैं और देयर इज अ चोकिंग सेंसेशन और एकदम से साइलेंट हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। आप नोटिस करेंगे तो खुद को उनको नोटिस नहीं होगा, खुद पेशेंट नहीं बता सकेगा मेरा ऐसा होता है, क्योंकि दे आर अनअवेयर ऑफ इट। तो एकदम से स्नोर करेंगे और सडनली देयर इज अ साइलेंट पॉज फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये दिस इज विजुअली हम बोल सकते हैं। बट अदर थिंग्स लाइक जैसे मैंने सिम्टम्स बोले कि आपको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है उठने के बाद, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो दीज आर साइंस कि यू कैन बेस्ड ऑन दीज यू कैन पिक अप। और स्पेशली आप इफ यू आर ओबेस द चांसेस ऑफ यू हैविंग अ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज मोर। बट टू कंफर्म वी नीड टू डू अ स्लीप स्टडी। और ऐसा भी नहीं है कि हर स्नोर करने वाला बंदे को होगा ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही होगा, बट यू नीड टू कंफर्म इट विद अ स्लीप स्टडी, जहाँ पे हम आइदर वी एडमिट अ पेशेंट इन अ स्लीप लैब or in a normal environment. We try to make a normal environment in hospital where we assess their functions with their heart rate, blood pressure, their oxygen levels, their snoring level, their body movements, their respiratory movements, even their electrical encephalography, that is EEG, or their brain activities. These are all assessed together. That's why we call it as a polysomnography. So multiple things are assessed. कभी कभी अगर कोई पेशेंट्स दे आर नॉट कंफर्टेबल एट डूइंग इट इन द हॉस्पिटल, वी ऑल्सो से वी कैन सेंड आवर टेक्नीशियंस, और वो घर पे ही आपके नींद के समय पे कुछ सेंसर लगा के जाएंगे जो ओवरनाइट रिकॉर्ड करेंगे, और उस पर फिर एसेस करके हम डिसाइड करते हैं कि इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस और नॉट। यस, तो हमने जो इतनी सारे बात की है कि लंग को इफेक्ट कर सकता है, बहुत सारे टॉपिक पे हमने टच किया है, तो जो लंग ट्रांसप्लांट की बात करते हैं हम, तो किन किन सिचुएशन में हमें लंग ट्रांसप्लांट तक की जाने की ज़रूरत पड़ जाती है? Thank you, Veena ji, for bringing this topic. This is very close to my heart, and I'm involved in lung transplantation for last more than 3 years. And we have started doing transplant. Ours is the only institute doing a lung transplant in Pune right now. And जैसे आपने पूछा कि किस पेशेंट में, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर मेनी, और किस पेशेंट में और कब करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कि जब भी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसीज़ इतना सीवियर हो जाए कि जिसमें पेशेंट थोड़ा भी वॉक करने पे उसको सांस चढ़ रही है, या उनको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ रहा है, उनको ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, कोई भी टर्मिनल लंग डिसीज़ बोलते हैं, या फिर एंड ऑफ लाइक बहुत सीवियर डिसीज़ जब हो जाता है, तो देयर आर क्राइटेरियाज विच गाइड्स अस to decide which patients to be selected for transplant. So depending on the disease. So अगर जैसे मैंने बोला कि lung fibrosis, which is the commonest indication to go for a transplant. Okay. Almost हम जो 100 transplant करेंगे उसमें से 70% are lung fibrosis related. Okay. So there are different criteria. जैसे in case of lung fibrosis, अगर if you are not able to walk even 180 meters in 6 minutes, if your oxygen level is dropping while walking, if you are requiring oxygen support, if you are requiring recurrent admissions, if your carbon dioxide is increasing, जैसे हमारा ऑक्सीजन तो कम हो ही रहा है बट कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है, सो दीज आर द इंडिकेशंस वेयर वी कंसिडर सच पेशेंट्स फॉर ट्रांसप्लांट। सो डिपेंडिंग ऑन डिसीज, जैसे एक लंग फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन हो गया, अदर थिंग इज COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उन पेशेंट्स में, बट द क्राइटेरियाज विल बी स्लाइटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिसीज, टाइप ऑफ डिसीज। वैसे ही एक बीमारी है जैसे वैस्कुलर डिसीजेस, जैसे सांस की जो हमारी ये रहती खून नलियाँ रहती है, उनकी भी डिसीज़, या पल्मोनरी वेस्कुलेचर, पल्मोनरी वेसल्स की डिसीज़ होती है, कॉमनली पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इफ़ इट इज़ अ इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बहुत बार मतलब कोई रीज़न नहीं है बट आपका जो लंग्स का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में योर ऑक्सीजन लेवल विल बी नॉर्मल, द पेशेंट्स लुक नॉर्मल। सो जैसे अदर केसेस में हमको दिखता है कि पेशेंट हाफ रहे हैं, या फिर ये करने पे उनको ऑक्सीजन असेस करने पे उनका लेवल कम है, बट इन केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन योर ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉर्मल, एंड दीज आर एट अ यंगर एज,
बहुत बार ये 20 या 30 के उम्र में होते हैं, दिखने के लिए नॉर्मल दिखते हैं, बट जब आप इनको एक्सर्ट कराएंगे तब उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होता है या दे आर नॉट एबल टू एक्सर्ट मोर, है ना। तो ऐसे केसेस में भी हमको ट्रांसप्लांट कंसिडर करना पड़ता है, डिपेंडिंग इफ दे आर फिटिंग इनटू द क्राइटेरिया गिवन बाय इंटरनेशनल सोसाइटीज। सो जैसे मैंने बोला कि हम दिस इज अ लास्ट रिसॉर्ट, ट्रांसप्लांट इज नेवर अ फर्स्ट ऑप्शन। जब हम सब मेडिसिन के ऑप्शंस है वो सब हमने ट्राई करके हो गए हैं, और ये सब मेडिसिन लेने के बावजूद अगर बीमारी बढ़ते जा रही है, which we monitor with the pulmonary function test, we monitor with walk distances, we monitor with their cardiac evaluation with 2D echo, with their CT scans. If the disease is progressive over 6 months or a year, then we have to consider such patients for transplantation. प्रेजेंट टाइम में लंग डैमेजेस होने के कौन से कारण ज़्यादा हैं? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्मोकिंग इज द मोस्ट नोन कॉज, अलॉन्ग विद दैट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया, पिजन एक्सपोजर हो गया। बहुत बार अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सपोजर्स, especially in case of lung fibrosis, many times these patients might be suffering from a kind of autoimmune disease. Okay. So autoimmune disease मतलब जिसमें कुछ एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाती है जो हमारे ही कुछ अवयवों के अगेंस्ट काम करती है। तो जैसे कॉमनली आर्थराइटिस हम देखते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जिनमें एंटीबॉडीज उनके जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करती है, उसी तरीके से वही एंटीबॉडीज आपके लंग्स के अगेंस्ट, कभी कुछ पेशेंट्स में वो आपके किडनी के अगेंस्ट भी काम करती है। सो इट्स कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और ऑटोइम्यून डिसीज। सो दीज आर आल्सो द पेशेंट्स हु कैन डेवलप लंग फाइब्रोसिस। सो दीज आर द कॉमन रीजंस व्हिच वी कम अक्रॉस। कोविड में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है हमारे लंग को, तो उस समय जो लंग का हो रहा था कि ऑक्सीजन ही नहीं फॉर्म हो रहा है, तो उस समय लंग्स को अगर हम देखें सिर्फ, क्योंकि कोविड अभी भी हो रहा है, लोगों को उससे जान अभी भी जा रही है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं जा रही है जिस तरीके से उस टाइम जा रहा था। तो हम इसको समझेंगे कैसे कि लंग्स पे कैसे अफेक्ट करता है कोविड-19 का, या बहुत सारे वेरिएंट हैं उसके। सो जिस तरीके से पुराने वायरसेस होते थे वैसे ही कोविड हमारे लंग्स को अफेक्ट करता था। वो बिकॉज वी डिडंट हैड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, दैट इट बिकेम अ पैंडेमिक। हमारे पास किसी के पास इम्यूनिटी नहीं था। नाउ सिंस वी आर इम्यून टू इट, तो आपने जैसे बोला कि अभी स्पोरेडिक मतलब कभी कभी एक आधा केस आएगा जो कोविड के साथ आएगा, या फिर जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन के साथ आएगा। तो जो जैसे हमने डिस्कस किया कि वो इट कैन प्रेजेंट एज अ निमोनिया, कोविड रिलेटेड निमोनिया होता था, और अगर वो निमोनिया बहुत सीवियर हो जाता है उसको, इफ इट इज अफेक्टिंग लाइक मोर देन 60-70% ऑफ योर लंग, देन वी कॉल इट एज अ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जहाँ पे आपको वेंटिलेटर का जरूरत पड़ जाता है, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि आप बिना वेंटिलेटर नहीं रह सकते हैं। तो इसको हम ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो बहुत बार बिकॉज एज वी सेड कि वायरसेस म्यूटेट करते रहते हैं, तो वी डोंट हैव मच ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर देम अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड जितना भी आपका इन्फ्लेमेशन है वो कम कर सके। बट मीनवाइल जब अनफॉर्चुनेटली हमने उस टाइम पे तो बहुत सारे पेशेंट हमने खो दिए थे कोविड के टाइम में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डिसीज। बट जैसे ही अभी नाउ वी आर एबल टू मेंटेन दीज पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर और समटाइम्स ऑन ऑक्सीजन, बट अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स कैन डेवलप फाइब्रोसिस। सो फाइब्रोसिस इज व्हेन the COVID related pneumonia heals, it may form fibrosis or a scar। जैसे हम कोई इंजरी होता है हमको, इवन हमारे कोई स्किन पे अगर इंजरी हो जाता है, कट हो जाता है, तो वहाँ पे एक स्कार बन जाता है जी। So this COVID or any for that matter any kind of viral infections or even other severe infections can lead to a scar in your lungs, which we commonly call it as a fibrosis. Okay. So that can be in some of our transplant patients, this was the reason, COVID related fibrosis was a reason where we had to do a transplant. जी, इसीलिए मैंने बहुत का मैंने सुना भी है कि कोविड के बाद उनका लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ, क्योंकि वो बहुत सीवियर सिचुएशन में लंग्स हो गए थे। तो एक कैंसर भी, लंग कैंसर की अगर हम बात करें, तो ये लंग कैंसर जो डेवलप होता है ये किन कारणों से होता है, और इसमें कब हमें लगता है कि ट्रांसप्लांट करना ही एक ऑप्शन बच गया है? हाँ, सो लंग कैंसर्स अगेन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू स्मोक, एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स,
you can you can develop a lung cancer. So there are different types of lung cancers. तो lung cancer में usually transplant is not the option usually. But nowadays with the advancements we are even considering lung transplantation in the patients of lung cancer. तो lung cancer जैसे मैंने बोला कि बहुत बार इफ इट इज आइडेंटिफाइड एट अर्लियर स्टेज उसके सर्जिकली निकाल दिया जा सकता है. एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी विद द एडवांसमेंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी वी आर हैविंग इम्यूनोथेरेपी आल्सो फॉर लंग कैंसर्स. So transplant is not the usual option for lung cancer cases, and it is जैसे हम पहले मानते थे कि एक बार कैंसर हो गया इट्स अ डेथ वारंट, बट इट इज़ नॉट द वे राइट नाउ. बहुत बार लंग कैंसर ऐसे भी है कि जिसमें हमारे सांस की नलियों में भी अगर ट्यूमर बना हुआ है तो आजकल तो हम मिनिमली इन्वेसिव जैसे विदाउट सर्जरी वी डू अ प्रोसीजर कॉल्ड एज रिजिड ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड डीबल्किंग, मतलब जिसमें हम ट्यूमर अंदर से निकाल सकते हैं अगर वो सांस की नलियों में है. और इफ इट इज़ नॉट मैलिग्नेंट तो यू कैन सर्वाइव वेल विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस. बट इफ इट इज़ मैलिग्नेंट देन यू विल हैव टू कंसिडर फॉर अ कीमोथेरेपी और अदर ऑप्शंस लाइक रेडियोथेरेपी आल्सो. सो नाउडेज वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एंड इवन इन केस ऑफ बहुत बार ऐसे होता था कि अभी ये तो स्टेज 4 पे गया है, अभी तो कुछ नहीं है. बट विद द एडवांसमेंट्स इन थेरेपी, मॉलिकुलर थेरेपी, लाइक एग्जैक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा म्यूटेशन के कारण ये कैंसर हुआ है, तो उसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक मेडिकेशन दे सकते हैं. टारगेटेड थेरेपीज आर अवेलेबल. तो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि इवन जो कैंसर्स फैले हुए हैं दूसरे ऑर्गन्स में गए हुए हैं विद अ प्रॉपर कीमोथेरेपी, with a targeted therapy they can even go away and you can have a good survival, good 5-year survival even after getting a lung cancer. लंग ट्रांसप्लांट अगर ना कोई कराना चाहे, उसको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ हो जाऊंगा, और ना हो पाए तो क्या क्या रिस्क बढ़ सकते हैं उनको? सो जैसे मैंने बोला कि लंग ट्रांसप्लांट हम उन्हीं पेशेंट में कंसिडर करते हैं जो विच आर फिटिंग इनटू क्राइटेरिया और जो टर्मिनल कंडीशन में है. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पेशेंट हम ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं अगर उनका ट्रांसप्लांट ना हो तो यूजुअली उनका चांसेस ऑफ हैविंग अ डेथ इज विद इन 2 years. तभी हम ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं. इफ़ वी कुड प्रोग्नोस्टिकेट, मतलब हम यूजुअली जो प्रोग्नोसिस डिसाइड करते हैं कि अगर ये बीमारी अगर ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो पेशेंट 2 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएगा, उसी पेशेंट में हम ट्रांसप्लांट का सोचते हैं. तो यूजुअली दीज पेशेंट्स जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है वो फेल हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी फेलियर. बहुत बार उनका इसका इफेक्ट हमारे का हार्ट पे भी होने लगता है, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन या राइट हार्ट फेलियर होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट में सूजन आने लगती है, पैरों में सूजन आती है, इवन पेट में सूजन आना, लीवर पे प्रेशर आना, ये सब चीज़ें हो सकती है. सो इवन कार्डियक फेलियर भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में. सो दीज आर द यूजुअल कॉम्प्लिकेशंस व्हिच दे कम अक्रॉस, एंड अल्टीमेटली एज आई सेड कि बहुत सारे पेशेंट 2 साल से ज़्यादा जी नहीं पाते हैं. जी. तो ये जो लंग ट्रांसप्लांट होता है यूजुअली अवेलेबल होते हैं लंग्स हमारे पास, कि कैसे उसको मैनेज कैसे किया जाता है? वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हमने देखा है कि किडनी में या लीवर में हमारे रिलेटेड वंस या हमारे भाई पेरेंट्स या कोई आपको डोनेट कर सकता है. किडनी में 1 किडनी दे सकते हैं, लीवर में आधा लीवर निकाल के दे सकते हैं. बट इन केस ऑफ लंग्स अभी के लिए तो जो इंडिया में अवेलेबल है दैट इज़ अ कैडावरिक डोनर ट्रांसप्लांट. कैडावरिक मतलब जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, जिसका मतलब पेशेंट का सब ऑर्गन्स अच्छा है बट वो ब्रेन से उसका जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो चुका है. इट इज़ नॉट अ यूजुअल कोमा, बट वी कॉल इट द ब्रेन स्टेम डेथ. यहाँ पे हमारे जो बेसिक रिफ्लेक्सेस है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जो बेसिक रिफ्लेक्सेस या बेसिक फंक्शंस है, लाइक सांस लेना, विच इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग यू नीड. जो ब्रेन डेड पेशेंट्स है वो खुद से सांस भी नहीं ले सकते हैं, विच आर ओनली डिपेंडेंट ऑन वेंटिलेटर. दे आर अनकॉन्शियस, दे आर लाइक नॉट टेकिंग देयर ओन ब्रेथ्स. ऐसे पेशेंट्स को हम ब्रेन डेड बोलते हैं. इन पेशेंट्स के बाकी सब अवयव जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग, पैंक्रियास जो सब अच्छे हैं, अच्छे कंडीशन में है, वो हम ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर उनकी फैमिली कंसेंट दे देती है तो. फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई अ ब्रेन डेड डोनर विच इज़ डन बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट और ICU टीम,
And after identifying these, usually they give an option to the family if they want to donate. And nowadays, because of improving awareness, many of the family members, और sometimes ऐसा भी हुआ है कि पेशेंट ने खुद भी कभी कभी प्लेज किया हुआ है ऑर्गन अवेयरनेस की वजह से. अगर फॉर सपोज आई हैव प्लेज्ड ऑर्गन, कि मैंने पहले ही ये मेंशन किया है कि इफ़ आई हैव अ unfortunate brain death, then you donate my organs. So in that case, we can retrieve their organs. We can procure their organs, and within a given period of time, we need to implant them in the affected patients. So इसमें दो चीज़ें, एक तो डोनर से निकालना है और रेसिपिएंट में लगाना है. सो दीज रेसिपिएंट्स मतलब जो लंग से जिनके लंग्स अफेक्टेड है और जो ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग में है, तो ऐसे पेशेंट्स में लगाया जाता है. तो इट गोज ऑन फॉर लाइक 10 to 12 hours. इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. इट टेक्स लाइक एक बहुत बड़ा टीम लगता है ट्रांसप्लांट के लिए. इट्स नॉट अ सिंगल पर्सनस जॉब. सो बहुत बड़ी टीम, ऑलमोस्ट आई कैन टेल यू दैट इट वी यूजुअली नीड 50 स्टाफ विच आर डूइंग देयर ओन लाइक डिफरेंट काम रहेंगे हर एक का, वो करते रहते हैं. तो ये इसका अवेलेबल कैसे है, मतलब अवेलेबल हो जाता है? क्योंकि हार्ट का मैं तो देखी हूँ कि जब किसी का डोनेट होता है तो बेंगलोर से होके जा रहा है कहीं किसी और स्टेट में, तो एम्बुलेंस भाग रही है, सेम चीज़ प्रोसीजर होता होगा. तो ये जैसे किसी को अभी ज़रूरत है तो कितना वेटिंग लिस्ट उनको रहना पड़ता है? हाँ, सो ब्रेन डेड डोनेशंस आर अनप्रेडिक्टेबल. जो अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो ब्रेन डेड जो कॉमनली होता है, एक तो एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, या ब्रेन में स्ट्रोक होने से, या मतलब ब्रेन में हेमरेज होने से, या इसी तरीके के कुछ कारण जहाँ पे ब्रेन डेड हो गया आपका. अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री में, हमारे देश में अभी तक डोनेशन रेट से वो बहुत कम है. अगर हम डेटा भी देखें तो हमारे देश में अगर 18 से 20 हज़ार ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ देम आर बाय द फैमिली मेंबर्स, डोनेशंस बाय द फैमिली मेंबर्स विच आर इन केस ऑफ लिवर एंड किडनी. बट लाइक फॉर हार्ट और लंग्स जहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो, और या अदर केसेस लाइक पैंक्रियास एंड अदर ट्रांसप्लांट ऑल्सो, जहाँ पे आपको लिविंग डोनर नहीं पॉसिबल है, जहाँ पे लिविंग पर्सन आपको डोनेट नहीं कर सकता है, उन केसेस में वी आर डिपेंडेंट ऑन कैडावर्स. And the donation rate, cadaveric donation rate is very less in India. अगर हम 10 लाख पॉपुलेशन में देखें, जिस में स्टैंडर्डाइज किया गया डेटा वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे इंडिया में हमारा यहाँ पे डोनेशन रेट इज ओनली 0.8 पर 10 लाख. अगर हम 10 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ एक से कम करते हैं, और हार्डली वी कैन कंसिडर एक डोनेशन पर 10 लाख पॉपुलेशन. कंपैरेटिवली अगर आप यूएस में, यूके में, या फिर अदर जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे देखेंगे द सेम रेट गोज टू अप टू 40, 50, 60s. दो दे हैव अ लेसर पॉपुलेशन बट देयर डोनेशन रेट्स आर मच हायर. इतना ज़्यादा है हमारे से. कुछ इवन स्पेन हैज़ द हाईएस्ट, इट इज़ अराउंड 100 ऑल्सो. सो बहुत सारे कंट्रीज में देयर इज अ ऑप्शन ऑफ ऑप्ट आउट. मतलब अगर कोई ब्रेन डेड होता है तो दे कंसिडर इट एज अ डोनेशन ग्रांटेड अनलेस द फैमिली डजंट वांट टू डोनेट. ओके, सो ऑप्ट आउट ऑप्शन, दे अगर उनको नहीं करना है तो ही वो नहीं होगा, अदरवाइज वो दे विल बी कंसिडर्ड एज फॉर ट्रांसप्लांटेशन. So in Indian setup nowadays we hardly get 1,000 or 1,200 donations per year, which is far less, because the waiting patients are too much, or unfortunately we keep losing our patients waiting for transplant. So it's a like we can't predict the exact duration, but usually they'll have to wait for 3 months, 6 months, even up to 1 year for transplantation. If they survive till then, they can undergo transplant. क्योंकि मुझे वही लगा कि किडनी और लीवर का तो हो जाता है, फैमिली मेम्बर ही तैयार हो जाते हैं देने के लिए, लेकिन लंग्स और हार्ट का तो बहुत रिस्की है. और इंडिया में तो ये माना जाता है कि बॉडी के साथ ही आपको जलाना है, दाह संस्कार करना है, क्योंकि पूर्ण जन्म की बात आती है हमारे रिचुअल्स में, और फिर उसमें होता है कि बॉडी के साथ ही जन्म होगा आपका. अगर आप आई डोनेट कर लेते हो, हार्ट डोनेट कर लेते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा. ऐसे मिथ है हमारे सोसाइटी में, और उसको हम जोड़ के देखते हैं कि जब पूर्ण जन्म होगी तो उस अंग से कम में पैदा होंगे, तो जो कि ऐसा नहीं है. तो अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए सामने और इस मीथ को तोड़ते हैं.
और दूसरे के बॉडी में आपका लंग होगा और बहुत सारे बॉडी पार्ट होंगे तो हेल्पफुल होंगे। बहुत ही अच्छा आपने ये अपील किया है, क्योंकि एक अगर डोनर, हेल्दी डोनर, उसके सब ऑर्गन्स अगर डोनेट करना चाहे तो वो कम से कम 7 से 8 पेशेंट्स की जान बचा सकता है। जी। एंड दे कैन लाइक ही विल बी लिविंग इन देयर फॉर्म, द पेशेंट विल कीप लिविंग इन देयर फॉर्म। और जैसे आपने बोला, ऐसा दीज आर द मिथ्स कि उससे एसोसिएटेड रिलीजियस मिथ्स होते हैं बहुत बार। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी हैज appealed everyone, and he has even during his मन की बात 99, if I remember 99th मन की बात थी, उसमें भी उन्होंने बोला था कि आप डोनेशन के लिए आगे आइए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे आइए। So we all should think, and many of the religious leaders have also spoken about it कि आप ये कर सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांट जो होता है उसका स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन का? जब भी हमारे पास कोई पेशेंट रेफर होते हैं जो हु नीड्स अ ट्रांसप्लांट, हम उनका आने के बाद डिटेल इवेल्युएशन करते हैं, विच इंक्लूड्स कि उनके अदर ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स जो है, उनके किडनी, लीवर, कार्डियक स्टेटस, ये सब इवेल्युएट किया जाता है इन डिटेल। इफ दे आर देयर एनी रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल पोस्ट ट्रांसप्लांट, वो भी असेस किया जाता है, जिससे हम प्रोग्नोस्टिकेट कर सके कि ये ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा या नहीं। ये सब हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हमारा एक टीम मीटिंग होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग, जहाँ पे जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स है, ट्रांसप्लांट एनेस्थेटिस्ट, ट्रांसप्लांट पल्मोलॉजिस्ट साथ में बैठ के ये डिस्कस करते हैं। अगर उसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उनको डिक्लाइन किया जाता है। बट मोस्टली 95% ऑफ द पेशेंट्स आर एलिजिबल, एंड दे वंस दे आर क्वालिफाइड फॉर और दे आर फिट फॉर ट्रांसप्लांट, वी रजिस्टर देम एट नोटो लेवल, जहाँ पे नोटो मतलब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, तो वहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं थ्रू ZTCC लोकल जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी के थ्रू ये रजिस्टर किया जाता है। और ड्यूरिंग वेटिंग दीज पेशेंट्स आर पुट ऑन अ रिहैब प्रोग्राम, जहाँ पे हम पेशेंट्स को रेगुलर फिजियोथेरेपी कराते हैं, इवन इफ दे आर ऑक्सीजन डिपेंडेंट, इफ दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज़ एट होम, we call them regularly, or then these patients do depending on their strength, we start their physiotherapy. There are different equipments available. Some of our patients even do like treadmill, even do cycling, even there are multiple other equipments which we have a dedicated rehab department for these patients, यहाँ पे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उन पे काम करते हैं, उनका वॉक डिस्टेंस बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोशिश करते हैं। बिकॉज इफ दीज पेशेंट्स आर टू वीक, बिकॉज हमने देखा है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी के कारण या उनका जो वेट लॉस होता है ये बीमारी के कारण, उसके कारण पेशेंट बहुत ही वीक हो जाते हैं। और अगर इन्हीं पेशेंट में अगर ट्रांसप्लांट किया जाए विदाउट अ रिहैब, तो इट बिकम्स वेरी रिस्की और इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर देम फ्रॉम आफ्टर प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो इसलिए रिहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल्सो ऑप्टिमाइज देयर डाइट, जहाँ पे उनका हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है, उनका वेट लॉस प्रिवेंट करने के लिए उनके डाइट में चेंजेस किए जाते हैं। वी ऑल्सो डू वैक्सीनेशंस फॉर देम सो दैट दे शुड नॉट गेट अ न्यू इन्फेक्शन, क्योंकि एक नया कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उनका कंडीशन और ही वर्सन हो सकता है या फिर वो इमरजेंसी में कंडीशन में लैंड अप हो सकते हैं। तो ये ना हो इसलिए उनको वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। And after fortunately if they get a transplant soon, then after a pulmonary rehab and then transplantation, these patients are initially kept in ICU for few days. After that they can go home once they are stable. Usually it takes 2 to 3 weeks to go home. इम्प्रूव होने के बाद पेशेंट्स इनिशियली हमारे पास रेगुलर फॉलोअप्स करते हैं, जहाँ पे हमको पेशेंट्स की ब्रोंकोस्कोपीज करना पड़ता है या कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमको रेगुलर फॉलो करनी पड़ती है। वंस दे आर फिट एंड फाइन आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, इनिशियल पीरियड में तो हम उनको रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रखते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गो इन सोसाइटी, बिकॉज लंग्स ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ये है संपर्क में है, तो डायरेक्टली उसमें इन्फेक्शन जा सकते हैं, पोल्यूशन जा सकता है, विच कैन अफेक्ट योर न्यू लंग्स ऑल्सो। तो वो हमको प्रिवेंट करना है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को थोड़ा सा आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं। और इन इंडियन सिचुएशन जो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो अब्रॉड में रहते हैं ट्रांसप्लांट करके, तो उन पेशेंट्स में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपैरेटिवली इंडिया में, क्योंकि आवर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ टू मच। सो अगर भीड़ में कोई जा रहा है तो द रिस्क ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन इज़ मोर।
तो इसलिए हम ये पेशेंट्स में यूजुअली उनको जैसे हम कोविड के टाइम में जो ये मेंटेन करते थे हाइजीन, या फिर जैसे हम डिस्टेंसिंग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, उसी तरीके से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग इन क्राउड्स एंड दे यू शुड ऑलवेज यूज अ N95 मास्क व्हेन दे आर गोइंग फॉर गोइंग टू बी इन द सोसाइटी। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं यंगर एज में जो ट्रांसप्लांट के बाद में दे स्टार्ट डूइंग देयर जॉब्स। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे one of our patient is a police officer, one of our patient is a banker, so they have started their jobs but with due precautions they can do normal activities। हमारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने after doing a transplant they have trekked also। So to one of our patient is from Baroda, he had trekked for there is a Pavagadh near Baroda, he has trekked there। Some of our patients even have gone to Himalayas, इवन नथुला पास, वहाँ तक भी गए हुए पेशेंट्स हैं हमारे। सो देर इज़ नो फिजिकल लिमिटेशन फॉर दीज पेशेंट्स बट दे हैव टू बी वेरी कॉशियस फॉर with social distancing and hygiene। And they need to be on some certain kind of medications which should prevent rejection। We call them as immunosuppressants, जो आपकी immunity कम करते हैं ताकि आपका बॉडी उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द अर्ली फेजेस ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। बट कुछ मेडिसिन ऐसे रहेंगे जो आपके होल लाइफ में चालू रहेंगे आगे फ्यूचर के लिए। अगर ट्रांसप्लांटेशन में रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो जैसा आपने बताया कि जब हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो उनकी लाइफ 2 ईयर तक मैक्सिमम रहती है, और अगर हम ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी होती है, हम कितने दिनों तक जी सकते हैं और किन किन प्रिकॉशन के साथ जी सकते हैं, जैसे आपने अभी बताया भी। लेकिन उसमें क्या रिस्क फैक्टर आ जाता है, कितने लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी वो सक्सेस नहीं होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, तो वो उनमें क्या ऐसा देखा जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है? यस, क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट एक ऐसा है ऐसा ऑर्गन है जो बहुत रिसेंटली हमारे इंडिया में आया है। क्योंकि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट हम बहुत सालों से सुनते आए हैं फॉर फ्यू डिकेड्स नाउ, बट लंग ट्रांसप्लांट इंडिया में बहुत रिसेंट है, 10-12 सालों से ही हो पा रहा है, और सबसे अगर लास्ट 8-10 ईयर्स में वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे पेशेंट में डाउट होता है, जैसे आपने पूछा कि कितना जिएंगे, कितना सक्सेस होगा। सो इवन इफ यू गो बाय वर्ल्ड वाइड डेटा या फिर हमारा खुद का डेटा है, इट इज़ ऑलमोस्ट 85% सर्वाइवल फॉर 1 ईयर। इसका मतलब जो भी 100 ट्रांसप्लांट होते हैं पेशेंट्स के, उसमें से 85 पेशेंट्स दे विल सर्वाइव फॉर अ ईयर। सो वी कैन कॉल इट एज अ गुड सक्सेस रेट ऑफ 85%। और ऐसा कभी नहीं होता है कि पेशेंट ट्रांसप्लांट में गया और वो बाहर ही नहीं आ पाया सर्जरी से, क्योंकि इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर, इट्स अ वेरी एडवांस प्रोसीजर, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स के द्वारा ये किया जाता है। तो ऐसा जान को खतरा ट्रांसप्लांट के कारण इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, बट बाहर आने के बाद, ट्रांसप्लांट होने के बाद जो इनिशियल पीरियड है, व्हेन दे आर इन आईसीयू, दे हैव अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, दे हैव अ रिस्क ऑफ रिजेक्शन, एंड अप टू फर्स्ट 1 year 15% of patients, we can say 10 to 15% of patient have a risk, but 85% is a very good number I can say। क्योंकि जिस पेशेंट में हम 2 साल का अगर फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, and if 85% chances of him surviving more than that, then we are definitely and with a good quality of life। तो हम ट्रांसप्लांट के साथ सिर्फ उनका लाइफ नहीं बढ़ा रहे, बट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर रहे। Those who are dependent on oxygen, those who are not able to do routine activities, those who are dependent on their family members for doing routine activities, those who have become like a burden for them, so वो सब चीज़ें निकल जाएंगी आपकी, आप हर चीज़ कर पाएंगे। एंड जो कितना जी पाएंगे, वो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एवरेज सर्वाइवल जो होता है ट्रांसप्लांट के बारे में, तो डबल लंग ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसमें यूजुअली 7.5 ईयर्स बोलते हैं, बट दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड डेटा, जहाँ पे हम 30 साल से ट्रांसप्लांट देखते हैं वर्ल्ड वाइड में जो कॉमनली होते हैं। बट there is if somebody survives for initial 1 year, then the average survival goes up to 10 years। कंडीशनल अगर हम ये देखें कि अगर कोई 1 साल जी लेता है, पहला 1 साल अगर निकाल लेता है, तो यूजुअली दे सर्वाइव फॉर एवरेज 10 years। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 साल ही जिएगा। वी हैव अ पेशेंट इवन इन पुणे हु हैज सर्वाइव्ड 8 years of transplant।
ऐसा नहीं है कि वो 10 साल लीजिएगा बंद हो जाएगा उसका आगे, ऐसा नहीं है। बट देर आर पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड जो 15 साल 20 साल इवन मैक्सिमम अब तक 32 ईयर्स जिया हुआ पेशेंट था, अच्छा, जिसने ट्रांसप्लांट के बाद 32 ईयर्स सर्वाइव किया। So it depends on the organ matching. It depends on how you take care of your organ, how you prevent infections, how you about your diet and everything. So it depends on multiple things. But it's a good for somebody whom we are expecting, not expecting a life of more than 2 years. If they get a even average life of 10 years, which is good enough, I would say. आपने अभी डिस्कस किया आर्टिफिशियल लंग्स के बारे में, तो वो कैसे वर्क करता है? हाँ, सो बहुत एकदम एडवांस थेरेपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इवन आई वुड से कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसके बारे में अवेयर नहीं है। सो हमको पता रहता है कि जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है या उनका लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं तो हम उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। सो वेंटिलेटर इज इट्स अ सपोर्टिव मेथड या सपोर्टिव मैकेनिज्म, जहाँ पे अगर हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा है, इसका मतलब सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं, सिर्फ वेंटिलेटर के भरोसे पे नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली काम हमारा लंग्स ही करता है जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं। बट द वेंटिलेटर विल सपोर्ट यू, इट विल गिव यू ऑक्सीजन, इट विल गिव यू प्रेशर, सो दैट इट हेल्प्स यू इन ब्रीदिंग। बट जो लंग्स है, जिसके कारण जो अफेक्टेड लंग्स है, उन्हीं को काम करना है अल्टीमेटली जी। बट आर्टिफिशियल लंग, और उसको हम टेक्निकल टर्म बोलते हैं इक्मो या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीनेशन। जैसे हमने देखा है डायलिसिस किया जाता है किडनी जब अफेक्ट हो जाती है, सिमिलर वे, क्योंकि किडनी के बारे में ऐसा है कि अगर आप एक बार डायलिसिस करके आप नेक्स्ट 2 या 3 दिन आराम से जी पाते हो, क्योंकि किडनी का काम 24 आवर कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी आप यू कैन सस्टेन, जब तक कि इट हैज़ टू फिल्टर योर ब्लड। सो वो हर 2 या 3 दिन पे किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ लंग्स इट इज़ अ 24/7 प्रोसेस। सो इट्स अ सिमिलर टू डायलिसिस। देयर विल बी एक ऑक्सीनेटर होगा या आर्टिफिशियल लंग होगा जो आपका पूरा ब्लड हर 1 मिनट में उसमें से पास होगा और वो फिल्टर करेगा, जिसमें आपके ब्लड को ऑक्सीनेट किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा। बट ये जो प्रोसेस है, इसमें पेशेंट कंटिन्यूसली उसी मशीन पे रहेगा। इसके फ़ायदा क्या है कि कंपेयर टू वेंटिलेटर, अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके पैर में इंजरी होता है या आपका फ्रैक्चर होता है, तो क्या हम पेशेंट को उसी के साथ चलने के लिए बोलते हैं या भागने के लिए बोलते हैं? तो यूजुअली हम उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, करेक्ट? तो सिमिलर वे, अगर आपका लंग्स अफेक्टेड है, आप भले आप उसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, बट अल्टीमेटली द लंग्स आर स्टिल वर्किंग। सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, विथ इक्मो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर लंग्स, वी आर गिविंग लंग्स रेस्ट। तो उसको हम आराम दे रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर में आराम नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर में काम करना पड़ रहा है। बट आर्टिफिशियल लंग अवेलेबल होने के कारण, इक्मो होने के कारण हमको वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अफेक्टेड लंग, सो वी अलाउ दिस लंग टू इम्प्रूव ऑल्सो। बहुत बार कोई जैसे हमने देखा कि कोविड हो गया या फिर स्वाइन फ्लू रिलेटेड कभी कभी सीरियस हो जाते हैं या बहुत सीवियर निमोनिया हो जाता है, जहाँ पे वेंटिलेटर भी कम पड़ने लगता है हमको। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रेफर होते हैं जहाँ पे वेंटिलेटर से भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम इक्मो डालने के बाद वी वेट फॉर सम टाइम कि वो इम्प्रूव हो जाए। कभी कभी 15 दिन 1 महीना तक हम वेट कर सकते हैं। उस टाइम में वो पेशेंट को हम फिर से फिजियोथेरेपी वगैरह सब करा सकते हैं। वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है तो वो मोस्टली उनको नींद का दवाई देना पड़ता है। बट ऑन इक्मो हमको पेशेंट को अवेक रखा जाता है, जहाँ पे वो होश में रहते हैं। दे स्टार्ट देयर डाइट ऑल्सो, जहाँ पे हम पेशेंट को बिठाते हैं, चलाते हैं विद द इक्मो ऑन गोइंग। तो इसके कारण पेशेंट की जो वीकनेस आने वाली है वो नहीं आती है। सो देर आर डिफरेंट मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ पुटिंग पेशेंट ऑन इक्मो। कुछ पेशेंट्स जो इक्मो पे अगर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं या फिर दोज हु इन हुज केस वी डोंट एक्सपेक्ट अ रिकवरी, जैसे हम लंग फाइब्रोसिस है विच इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन, भले हमने इक्मो डाला है, even if we wait for a long time it is not going to improve. In such situations we bridge them to transplant. तो इक्मो पे वो वेट करेंगे, इक्मो पे ही रहेंगे, बट उनका हम फिर इक्मो के ऊपर ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उनके लिए हम थोड़ा ऑन अर्जेंट बेसिस वी आस्क फॉर अ ऑर्गन फॉर सच पेशेंट्स। लंग्स को हेल्दी रखने के लिए 5 टिप्स क्या होंगे आपके अनुसार?
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको डाइट हेल्दी होना चाहिए आपका, स्पेशली यू शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक्स, यू शुड ऑल्सो इंक्लूड एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे हम बोलते हैं कि बेरीज हो गए, या फिर आपको जैसे नट्स है जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स है, these are all like fruits, green vegetables, these are healthy for your lungs. You need to hydrate yourself well. पानी अच्छे से पीना है, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका वो म्यूकस थिन आउट करते हैं और इजीली निकल सकता है. You need to do regular exercises, जैसे कि प्राणायाम हो गया, which is a in term it's a breathing exercise. प्राणायाम is a kind of breathing exercise जहाँ पे आपका endurance, आपका lung capacity improve हो सकता है, आपका lung vital capacity improve हो सकता है, which can help you. It may not prevent an infection or a disease, but it can help you fight those diseases. If at all you have a infection or something, you will recover better if you are doing regular exercises. वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमको वैक्सीनेशंस, दोज स्पेशली फॉर दोज हु आर एट रिस्क, जैसे डायबिटिक हो गए या फिर कोई जिनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, इस पे इन पेशेंट्स में वैक्सीनेशन. और आजकल तो वी कैन से कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, उनको हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं. हमको बचपन का वैक्सीनेशन सबको पता होता है कि चाइल्डहुड में वैक्सीनेशन दिए जाते हैं. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एडल्ट वैक्सीनेशन. सो एडल्ट्स आल्सो नीड टू गेट वैक्सीनेटेड. जो कॉमन वैक्सीन दिए जाते हैं एडल्ट्स में फॉर लंग डिसीजेस, टू प्रिवेंट लंग डिसीजेस इज वन इज अ कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो न्यूमोकोकस होता है उसके लिए एक न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है. And other is which is either taken, there are different variants of these vaccine. So one type of variant needs every 5-year booster for pneumococcus. Other variant is a lifelong. Nowadays we are getting a vaccine which is helpful for whole life if you have taken it once. And जो हम वायरल के लिए लेते हैं या इन्फ्लुएंजा के लिए लेते हैं, वो हर साल लेना पड़ता है, बिकॉज द वायरल स्ट्रेन और वायरल वेरिएंट कीप्स चेंजिंग. सो हर साल बिफोर द पीक सीजन्स, before the usually winter या फिर before the monsoon season, you are supposed to take a vaccine. आप स्मोकिंग अवॉइड करना है, एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस. स्मोकिंग तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. इवन यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योर अल्कोहल इनटेक, बिकॉज एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक में बहुत बार आपके व्हेन योर सेंसेस गो डाउन, बहुत बार हमने पेशेंट देखे हैं कि जो एस्पिरेशन के साथ आते हैं, दे हैव अ लाइक दे बिंज अल्कोहल एंड देन बेहोशी की हालत में वो कभी कभी वोमिट कर देते हैं, जो वोमिट उनके लंग्स में भी जा सकता है. सो यू नीड टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस. So these are the common tips I would say कि which will help you in preventing or getting a new lung disease. जो वैक्सीन की बात आपने कही है, ये हम एडल्ट जो है कि हमें पता ही नहीं है कि हम वैक्सीन भी ले सकते हैं जिससे हमारा लंग को प्रिवेंट किया जा सकता है बड़े बड़े प्रॉब्लम से. तो ये किस एज में अगर हम आज के डेट में लेना चाहें तो हम किस एज से लेना शुरू कर देना चाहिए फॉर लंग डिजीजेस प्रिवेंशन? नहीं, जैसे मैंने बोला कि ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकते हैं. स्पेशली तो ये जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स है वो उन्होंने तो डेफिनेटली लेना चाहिए. बट इट इज़ एडवाइजेबल नाउडेज कि एवरीबडी कैन हैव इट स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 2 years. ओके. हाँ, 2 साल के ऊपर से हम बच्चों में तो न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया ही जाता है. वैसे ही आफ्टर 2 years यू कैन गिव बूस्टर्स टू देम. इवन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मतलब वो इंक्लूड्स एवरीबडी. एवरीबडी कैन गेट वैक्सीनेटेड विद इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन. तो ये हम आज के डेट में ले सकते हैं अगर मैंने पहले नहीं लिया है? या डेफिनेटली. ओके. इससे एक रिलेटेड आता है कि मार्केट में अभी बहुत सारे हर्बल टी के नाम पे बेचे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपके लंग को डिटॉक्स किया जाएगा. ये पर्टिकुलर उस पर मेंशन रहता है, उस पैकेट पे मेंशन रहता है कि आपके लंग डिटॉक्स के लिए ये हर्बल यूज़ कीजिए, टी के रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा. तो क्या ये वाकई फ़ायदा करते हैं? बहुत बार हमने देखा गया है कि ये दीज आर मार्केटिंग गिमिक्स. सी बेसिकली लंग्स आर सपोज टू डिटॉक्स यू. सो हमारे बॉडी में 2 डिटॉक्स होता है.
एक है लंग्स और एक किडनी है हमारा। जो हमारा किडनी हमारा ब्लड फिल्टर करके उसके जो भी टॉक्सिन्स हैंगे वो यूरिन के द्वारा निकाले जाते हैं। उसी तरीके से जो हवा हम लेते हैं उसको फिल्टर करने का या डिटॉक्स करने का काम हमारा लंग्स करता है। बट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, for detoxification or preventing your lungs from getting affected, as I said कि antioxidants हम ले सकते हैं। तो मोस्टली जो मार्केट किए जाते हैं उसमें वो कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग ये रहते हैं, जिसमें यूजुअली विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, एंड देयर आर सम अदर एंटीऑक्सीडेंट्स। बिकॉज जो भी ये पोल्यूटेंट्स है या स्मोक है, इट कॉजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। सो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हम देते हैं, विच यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फूड्स ऑल्सो, नेचुरल फूड्स के फॉर्म में, जैसे हमने डिस्कस किया बेरीज हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। So these are all can be available with the normal diet also. Not necessarily आपको सिर्फ वही लेके आपका डिटॉक्स होगा, but other detox like for your lungs would be doing a regular exercise, using a mask to prevent from infection or prevent from a pollution. जैसे हमने डिस्कस किया कि N95 मास्क यूज़ करना, इस पे जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स अफेक्टेड है उस समय में अगर आप रेगुलरली मास्क यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्स, सो यू आर प्रिवेंटिंग योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड। So I would not say कि you should always consider these marketed options as a detox. अगर हम टीबी की बात करें तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है लंग को जब होता है। तो अगर हम टीबी देखते हैं तो एक ऐसा है ट्यूबरकुलोसिस कि हर के बॉडी में वो मौजूद है पहले से ही, उसको बस एक्टिव हो जाता है उस टाइम, और वो एक्टिवली इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा ही नुकसान में चला जाता है। तो हम टीबी को अगर समझें तो कैसे समझ सकते हैं और इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? बहुत बराबर कहा आपने कि एज इंडिया इज़ अ टीबी एंडेमिक कंट्री। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत स्प्रेड आउट है हमारे देश में टीबी का। तो देर आर टू टर्म्स कॉल्ड एज लेटेंट टीबी एंड एक्टिव टीबी। जैसे आपने बोला कि हमारे शरीर में भी है, तो सो समटाइम्स पेशेंट्स कम्स टू अस विथ अ रिपोर्ट ऑफ अ टीबी गोल्ड टेस्ट और टीबी गोल्ड क्वांटिफेरॉन और इंटरफेरॉन गामा रिलीज, ऐसे उसमें दिखाता है कि आपका टीबी पॉजिटिव है। बट वो बोलता है मुझे तो सिम्टम कुछ नहीं है सर, मुझे ये रिपोर्ट आ गया, दे आर डन इट फॉर सम रीज़न, या रेगुलर चेक हेल्थ चेक में हो गया, या फिर उनका प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप में हो गया। तो दीज आर लेटेंट टीबी वेयर द इन्फेक्शन हैज़ ऑलरेडी गॉन इन योर बॉडी। अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में हो जहाँ पे टीबी का पेशेंट है, अगर उसने खांस दिया, वो आपके शरीर में जाके टीबी का जंतु रह गया है, बट आपको सिम्टम नहीं हो रहे। जब तक आपका इम्यूनिटी अच्छा है तब तक आपको वो टीबी का डिसीज़ नहीं होगा, आपको बीमारी नहीं होगा, वो आपके शरीर में शांत रहेगा। जैसे ही आपका इम्यूनिटी डाउन होगा, मे बी इफ़ यू आर डूइंग स्मोकिंग, इफ़ यू आर डूइंग अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है, आप इवन इफ़ यू आर फास्टिंग, स्पेशली आई वुड लाइक टू टेल फॉर फीमेल्स कि बहुत बार हमारे घर में फीमेल्स होती है, वो फास्ट करती है, बहुत बार फास्ट करती है, अनहेल्दी टाइप फास्ट करते हैं, तो उसके कारण भी टीबी का जंतु फ्लेयर अप हो सकता है और आपको टीबी हो सकता है। तो उसको हम एक्टिव टीबी बोलते हैं। और बहुत बार टीबी के बारे में मिसकंसेप्शन है कि एक बार टीबी हो गया मतलब वो सबको फैलाएगा या वो इन्फेक्शियस है। डेफिनेटली लंग्स का टीबी जो होता है वो इट्स इन्फेक्शियस, जो दूसरों को फैल सकता है खांसी के द्वारा, बट टीबी कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। बहुत बार हम टीबी के गांठ देखते हैं, टीबी आपके पेट में हो सकता है, आंतड़ी में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, तो टीबी कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो नॉट नेसेसरली एवरी टीबी पेशेंट विल बी इन्फेक्शियस। इवन जो लंग्स के इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, इफ दे स्टार्ट अ रेगुलर ट्रीटमेंट एज पर द गाइडलाइंस विथ कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर, तो विदिन 15 to 20 days ऑफ स्टार्टिंग मेडिसिन दे ऑलमोस्ट बिकम नॉन इन्फेक्टिव। मतलब दवाई चालू करने के कुछ दिनों बाद ही वो नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं। सो दे आर नो मोर रिस्क टू अदर्स इफ दे आर टेकिंग रेगुलर मेडिसिन्स। तो ये बहुत बार स्टिग्मा हो जाता है कि किसी को टीबी हो गया मतलब उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है, विच इज़ नॉट नीडेड। इफ दे टेक प्रिकॉशंस और दे गेट आइसोलेटेड फॉर इनिशियल फ्यू डेज ऑफ गेटिंग अ टीबी, उसके बाद में रेगुलर मेडिसिन से वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, and it's a completely curable disease that we have to keep in mind. So if it has been treated at a early,
विद इन टाइम इफ इट इज़ ट्रीटेड, तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं उनको आप उनका एक्सरे या उनको देखने के बाद कभी नहीं बोल पाएंगे कि इनको टीबी हो चुका है जी। और बहुत बार ऐसा मिथ होता है कि ये सिर्फ गरीबों में ही देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो हमको नहीं हो सकता है, बट इट इज़ बिन, एज मैंने जैसे बोला कि अगर आपका इम्यूनिटी डाउन हो रहा है तो आपको कभी भी हो सकता है। एंड अ कॉमन एग्जांपल इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हैड अ टीबी एंड ही हैज हिमसेल्फ एडमिटेड दिस फॉर अवेयरनेस पर्पस दैट ही हैड अ ट्यूबरकुलोसिस। इफ ही कैन गेट इट, एनीबडी कैन गेट इट, आई वुड से। बट अगर आपने इम्यूनिटी अच्छा रखा, आपने अच्छा डाइट लिया, तो आपको टीबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारे समाज में मिथ है लंग ट्रांसप्लांटेशन को लेके कि ओल्ड पीपल जो होते हैं उनका जो लंग ट्रांसप्लांटेशन है वो ज़रूरी है नहीं है, उसमें जाते हैं ज़्यादा कि यंग है तो लॉन्ग लाइफ जी सकता है, लेकिन ओल्ड की जब बात आती है तो कहते हैं कि अब तो हो गया है टाइम, अगर जिएंगे भी तो कितने साल जी जाएंगे। तो ये जो मिथ है हमारे सोसाइटी में कि लंग ट्रांसप्लांटेशन को लेके, तो वो ओल्ड एज में ज़्यादा लोगों को होता है, लेकिन कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? बहुत बार हमारे जो पेशेंट्स आते हैं इन द एज ऑफ 60s ऑल्सो, देर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर डूइंग अ लंग ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपका फंक्शनल एज, मतलब आपका अगर भले आप उम्र आपका उतना दिखा रहा है बट आपका अदर ऑर्गन्स अच्छे हैं, आपका मेंटल फंक्शंस अच्छे हैं, मतलब आप सब याद रख पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बारे में जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, मेडिसिन लेनी है, अगर आप वो याद नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ अ इशू। बट अगर इवन एट द एज ऑफ 70s, इवन इन इंडिया 78 के एज तक ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके। हाँ, एंड दे कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ। हमारे भी सेटअप में हमने बहुत सारे पेशेंट्स के अबो एज ऑफ 60, वी हैव अ लेडी हु हैज अंडरगॉन एट अ एज ऑफ 70, शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दैट। तो दिस इज़ अ पॉसिबल, दिस इज एट एनी एज, मतलब ऐसा भी नहीं कि कम एज में नहीं करना है, इफ़ रिक्वायर्ड। हमारे पास इवन बच्चे हैं जो 12 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड, अगर आपका बीमारी उस कंडीशन में है जहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, सो देयर इज़ नो सर्टेन एज जहाँ पे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ऐसे। सो एनीबडी कैन बी कंसिडर्ड इफ़ दे आर फिट अदरवाइज। ये लंग जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें एक लंग को ट्रांसप्लांट करते हैं कि दोनों को करते हैं? सो डिपेंड्स कि बहुत बार इन इंडियन सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत बार पेशेंट्स के दोनों लंग्स जब खराब होते हैं तभी वो हमारे पास आते हैं। यही चीज़ अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो वो जब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो वो जल्दी नंबर लगाते हैं, क्योंकि जैसे इंडिया में अभी किडनी होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट जब होता है तो 2 किडनीज है तो 2 अलग अलग पेशेंट को दी जाती है। सिमिलर वे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ सालों तक वेट करना पड़ता है, तो इन दैट सिचुएशन दे गो फॉर अ सिंगल लंग ऑल्सो। बट मेनी टाइम जब डिसीज़ ऐसा है कि जहाँ पे दोनों भी लंग्स अफेक्टेड है, एंड इफ़ वी थिंक, बिकॉज अगर हम डेटा, सर्वाइवल डेटा भी देखें, जब 2 लंग ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो सर्वाइवल इज़ बेटर, या ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल इज़ मोर विद डबल लंग। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एज के हैं और जहाँ पे एनेस्थीसिया जो 10-12 घंटे की सर्जरी सहन न कर पाए ऐसे लग रहा है हमको, उन पेशेंट में हम सिंगल लंग भी कर सकते हैं, या जिन पेशेंट के एक ही लंग अफेक्टेड है जिसके कारण वो बार बार एडमिट हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट में भी हम सिंगल लंग कर सकते हैं। सो कॉमनली वी डू डबल लंग ट्रांसप्लांट, बट सिंगल लंग ट्रांसप्लांट कैन ऑल्सो बी डन। आपने इतने अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताई है कि लंग को किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है और हम ट्रांसप्लांटेशन में कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, इन सब चीज़ों के डिस्कस किए। लेकिन प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो आपके यंग जनरेशन को अभी, या पेरेंट्स हो या फिर यंग जनरेशन हो, उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपका जिससे वो लंग को एक हेल्दी लंग बना के रख सकते हैं, तो वो क्या होगा? सो बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो मोस्टली अब सीडेंट्री हो गया है, या फिर हम बहुत आजकल तो स्क्रीन टाइम इतना होता है कि हम मोस्टली काम भी स्क्रीन पे ही कर रहे हैं और हमारा एंटरटेनमेंट भी स्क्रीन पे ही होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि हम सब ने वी नीड टू टेक आउट सम टाइम, एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली, where you do physical activities, regular exercises, और you could आप खेल सकते हैं। इवन आप बच्चों में यही शुरुआत कर सकते हैं कि दे शुड स्टार्ट गोइंग आउटडोर टू प्ले स्पोर्ट्स। तो इसके कारण आपका लंग का कैपेसिटी इंप्रूव होता है, एंड्योरेंस इंप्रूव होता है। ऑल्सो जैसे हमने डिस्कस किया कि यू शुड नॉट हैव एनी एडिक्शंस, यू शुड ऑलवेज हैव अ गुड डाइट, गुड हाइड्रेशन,
You should, when you're going out in a polluted area, you should use mask. So these are the common preventive measures you can implement in your routine life. थैंक यू डॉक्टर राहुल जी कि आपने बहुत सारी जानकारी दे दी है हमें लंग सेफ्टी के मामले में। तो बहुत सारे पेशेंट को, बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी भी होगा या फिर कुछ हेल्थ इशूज से वो लड़ भी रहे होंगे, तो पर्सनली वो आपसे मिलना चाहते होंगे। तो आपकी क्लिनिक कहाँ होगी, किस किस प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध है, उसकी डिटेल जानकारी हमें दे दीजिए। Thank you, Veena ji, once again for having me here. I am available for my clinic. My clinic is in Kharadi, just opposite to Radisson Blu Hotel. It's named as Health Square Kharadi. जहाँ पे मैं इवनिंग आवर्स में अवेलेबल होता हूँ विद प्रायर अपॉइंटमेंट। आई एम ऑल्सो अवेलेबल एट DY पाटिल हॉस्पिटल, जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी तो पूना में एक ही सेंटर है जहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट होते हैं, एंड फॉर्चुनेटली वी आर द लीडिंग सेंटर इन होल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सबसे ज़्यादा जो लंग ट्रांसप्लांट होते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, वो हमारे यहाँ पे ही होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो मीट मी इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ ट्रांसप्लांट और इफ़ यू आर स्टेइंग इन PCMC एरिया। आई एम अवेलेबल इन DY पाटिल हॉस्पिटल इन द डे टाइम। जी, थैंक यू डॉक्टर राहुल जी। जैसा कि आपने देखा और समझा कि हम लंग को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, किस किस प्रिकॉशन के साथ हम अपने लंग के साथ एक अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि लंग को अच्छा रखने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं कि आज के डेट में जिस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो लंग की दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हर जगह डस्ट है, हर जगह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर पोल्यूशन से भी हमारा लंग अफेक्ट करता है और धुएं से होता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिससे हो सकता है निमोनिया, और जिस तरीके से हमारा देश में निमोनिया के बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की बढ़ती जा रही है, TB की तो है ही। तो इन सब में से हमें लंग को सेफ रखना है और हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमारे पास एक्सपर्ट उपलब्ध हैं। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक सजेशन होगा कि आप लंग स्पेशलिस्ट से मिलें, और जो कि आपके आसपास में होंगे। हमारे पास डॉक्टर राहुल हैं, तो इनकी डिटेल जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से आप ले सकते हैं और इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक पर। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू सर।